अगर आपको सलमान खान की फिल्म में काम करना है और आप एक्ट्रेस हैं तो आप छोटे कपड़े फिल्म के सेट पर नहीं पहन सकती हैं। आपको हमेशा ढक ओढ़ कर रहना होगा और जो रिवीलिंग कपड़े होते हैं यानी जिसमें आप पे क्लीवेज नजर आ रहा है या ज्यादा कुछ और नजर आ रहा है वो आप अवॉइड करेंगे। और ये सलमान खान के सेट का रूल है जिसका पालन वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को करना पड़ता है। सलमान खान के बारे में यह खुलासा जो है ये एक्ट्रेस पलक तिवारी ने किया है। आप नहीं जानते पलक तिवारी तो हम आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की ये डॉटर है और हाल फिलहाल में एक सॉन्ग आया था बिजली बिजली, आपको याद होगा, उसमें पहली बार पलक नजर आई थी। फिलहाल वो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम कर रही है और ये फिल्म जो है 21 तारीख को सिनेमाघरों में आने वाली है। लेकिन पलक की तरफ से जो ये बताया गया फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान वो कई लोगों को चौंकाने वाला है। और पलक ने साफ लफ्जों में कहा कि जब वो घर से निकलती थी तो वो पूरे ढक ओढ़ कर निकलती थी। उनकी मां ने एक दिन पूछा कि तुम इतने कपड़े कब से पहनने लगी, श्वेता तिवारी ने पूछा। तो पलक ने कहा ये कपड़े मुझे इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि सलमान खान के सेट का रोल है कि वहां पर कोई भी लड़की एक्सपोज नहीं करेगी, खुला खुला नहीं। पलक कहती हैं सलमान खान के सेट के इस रूल के बारे में जानने के बाद उनकी मम्मी जो है बहुत खुश हो जाती है। हालांकि श्वेता तिवारी खुद एक एक्ट्रेस हैं, कई बार वो भी फिल्मों में बोल्ड सीन्स दे चुकी हैं और कई बार अपने बोल्ड स्टेटमेंट अपने बॉडी को लेकर उन्होंने दिए जिसके बारे में कुछ ऐसा कहा जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। खैर, श्वेता से वापस पलक पर आते हैं और सलमान खान पर फोकस करते हैं। तो पलक जो है वो सलमान खान और उनकी जीजा आयुष की फिल्म अंतिम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और इस बार फिल्म में काम कर रही है। इस फिल्म में हालांकि बहुत सारे लोग हैं, शहनाज गिल की भी एंट्री हो गई है, इसमें राघव नजर आ रहे हैं, कई और लोग भी नजर आ रहे हैं, पूजा हेगड़े एक्ट्रेस हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में बात करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि फिल्म के सेट का कल्चर कैसा था तो उन्होंने कहा कि देखिए एक चीज जो बहुत क्लियर थी वहां पर कि आप डीप नेक वाले कोई कपड़े नहीं पहनने वाले, मसलन जिसमें आपका क्लीवेज दिख रहा होगा ऐसा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। सलमान खान ने मना कर रखा था। उन्होंने पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या था तो पलक का कहना है कि सलमान खान को लगता था कि फिल्म सेट जो है वो एक प्राइवेट प्लेस नहीं है, पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में किसकी क्या नियत हो आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए सेफ्टी को लेकर आप अपने आप को ढक ओढ़ कर रखें। ये आपके लिए भी सेफ है, फिल्म के वातावरण के लिए भी सेफ है। बॉलीवुड में ये बातें निकल कर आई, ये बातें अगर किसी संगठन ने कही होती तो कई बार बहुत इजीली लोग क्वेश्चन करते, लेकिन सलमान खान ने कहा तो हमें लगा हम आपसे पूछेंगे। हालांकि सलमान खान के बारे में एक बात तो आप जानते होंगे कि बीते 34 सालों से वो काम कर रहे हैं, 34 से भी ज्यादा हो चुके हैं, 3 2 5 35 साल हो चुके हैं। 1988 में वो आए थे और तब से लेकर अब तक उन्होंने किसी भी फिल्म में कोई ऐसा स्मूच वाला सीन या कोई ऐसा लव मेकिंग सीन इतना बोल्ड नहीं दिया है जो चर्चा में हो। शाहरुख खान के है, शाहरुख खान की फिल्म में शाहरुख खान ने अपने बर्ड सिखाए थे, किसिंग सीन भी आते हैं, आमिर खान की फिल्मों में आते हैं, लेकिन सलमान खान इन चीजों से बहुत परहेज करते हैं और बीते 35 सालों में उनकी फिल्में ऐसी नहीं आई हैं। कई लोग मानते हैं कि सलमान खान जो है वो फैमिली फोकस्ड फिल्म बनाते हैं जिसको बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, बूढ़े भी देखें। हालांकि शुरुआत उनकी फिल्में ऐसी हैं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ये जो फिल्में थी ये सलमान की इमेज को फैमिली वाली इमेज बनाती थी, वो प्रेम भैया वाली इमेज। इनफैक्ट कुछ कुछ होता में भी जिनकी इमेज थी वो भी वैसी थी। तो इस बात से जो पलक कह रही है उससे ये भी स्पष्ट होता है कि सलमान को शायद ऑफ द स्क्रीन भी पसंद नहीं है। हालांकि मुझे एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें सलमान और अरबाज दोनों मौजूद थे और अरबाज खान से ये सवाल पूछा गया कि सलमान खान कभी भी ऑन स्क्रीन ऐसे स्मूचिंग सीन या लव मेकिंग सीन या ऐसे हॉट सीन्स नहीं देते हैं। तो अरबाज ने बड़े ही विटी अंदाज में कहा था कि सलमान ऑफ द स्क्रीन इतना कुछ कर लेते हैं कि उन्हें ऑन द स्क्रीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर सलमान और अरबाज हंसने लगते हैं। फिर मुझे घटना आती है कपड़े ऐसे पहन कर आना है। लेकिन सलमान इधर कंटेंट को लेकर बहुत सीरियस हो गए। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी सलमान खान ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वल्गैरिटी, न्यूडिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, गाली गलौज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड को इस पर भी काम करना चाहिए, यहाँ पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि अगर किसी की डॉटर देख रही है या कोई छोटा बच्चा जो 10-15 साल 16 साल का है वो देख रहा है तो ये चीजें उसके माइंड को इफेक्ट ना करे। तो सलमान सेकेंड हाफ में कपड़ों को लेकर बहुत सीरियस रहे हैं।
अब कपड़ों को लेकर इंडिया में एक बहस ये होती है कि कपड़े हर लड़की की अपनी चॉइस होते हैं, जिसमें वो कंफर्टेबल है, जिसमें वो खुद को कैरी कर रही है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है। सलमान खान के अलावा अगर ये बात किसी और ने कही होती तो शायद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी जाती कि आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मेरी अपनी लाइफ, मेरा अपना बॉडी। लेकिन सलमान खान ने कहा तो उसको एक अलग एंगल से पलक ने खुद कहा कि ये सेफ्टी के इश्यूज को लेकर कहा गया कि आप पहनिए लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। सो हमें लगा कि हम डायरेक्टली आप लोगों पर टॉस कर देते हैं कि पलक की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि आप डी नेक वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप एक्सपोजिंग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आपको पूरा ढक ओढ़ कर सेट पर आना पड़ेगा। ये किस बारे में कहानी बताता है, ये सलमान खान के नेचर के बारे में। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? हमें लगा कि हम आपसे पूछते समझते हैं, क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बॉलीवुड में ये कहानी निकल कर आती है और सलमान खान ऐसा कहते हैं। ओटीटी वाले में भी कहा था, तो आपकी राय हमें लगा। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच हो, विराट कोहली को लेकर पूरे स्टेडियम में शोर हो, अनुष्का शर्मा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट हो और सामने सौरव गांगुली बैठे हो, तो भाई विराट का बल्ला कैसे आग नहीं बरसेगा? मतलब जबरदस्त आग बरसेगा। और आज बरसाया विराट कोहली ने, जबरदस्त पारी खेली, 50 रन ठोक दिया और 50 ठोकने के बाद जो एग्रेशन दिखाया, ऐसा लगा कि शायद सौरभ को संदेश दिया था। आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, चेतन शर्मा ने कहा था सौरभ और विराट को लेकर, हालांकि मेरे दोनों फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये एग्रेशन जो है अच्छा लगा और चेहरों ने बहुत सारी कहानी बयां कर दी। लेकिन दिल्ली की कहानी नहीं बदली, दिल्ली की वही कहानी फिर याद आई। ऊपर के बल्लेबाज जो है उनसे रन बनते नहीं, 2 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर। मसलन क्या करेंगी टीम? हालांकि पूरी टीम जो है उससे लगता है कि डांट फटकार की जरूरत है या एक नए सिरे से शुरुआत की जरूरत है। एक से एक मतलब नाम यहां पर हैं, लेकिन उन नामों का क्या फायदा अगर आप स्टैंड नहीं ले पाते, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन दिल्ली के लिए रहा। ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पायदान के लिए बने हैं और आखिर तक उनकी टीम में कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन आरसीबी, अनुज रावत की वो टुक बल्लेबाजी के बावजूद एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाती। हालांकि शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन अनुज रावत को भी समझना पड़ेगा कि भाई काम ऐसे ना चल बे। इंपैक्ट प्लेयर हो आप, इंपैक्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो? कार्थिक ने भी रिकॉर्ड बनाया, अनचाहा 15वीं बार डक पर गए, लेकिन कुल मिलाकर शानदार मैच, जबरदस्त विराट कोहली का एटमॉस्फेयर और चिन्ना स्वामी की तो क्या ही बात है। दरअसल आज विराट कोहली कुछ अलग खा पी कर आए थे और उन्होंने वो दिखाया कि आज उनका जोश, उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल जो था वो कुछ हटकर था। 34 गेंदों में 6 चौके 1 छक्के के साथ विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक के पूरा करने के साथ ही आईपीएल में वो हाईएस्ट हाफ सेंचुरी में नंबर 2 पर पहुंच गए। शिखर धवन को पीछे छोड़ा। 51 हाफ सेंचुरी शिखर धवन ने मारी है और 52 हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने मारी। बड़ी बात यह है कि इस आईपीएल में 4 मैचेस में से 3 हाफ सेंचुरी विराट कोहली मार चुके हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस दमदार फॉर्म में है। वैसे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर पिछले मैच में कमेंटेटर ने सवाल खड़ा किया था और आज विराट कोहली ने जब हाफ सेंचुरी मारी तो गुरु एक्सप्रेशन, एटीट्यूड जो था वो अलग निकला, एग्रेशन जो था वो अलग निकला। मतलब बड़े टाइम बाद विराट कोहली के मुंह से वो बेन स्ट्रोक आया। आज विराट कोहली ने जश्न मनाया, वो एटीट्यूड दिखाया कि मैं हूं ना, और जबरदस्त वो एटीट्यूड था। उसको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है कि विराट फिर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि विराट बीते कुछ समय से काफी मैच्योर हो गए थे और इतना मैच्योर विराट के प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यार हमारा वाला कोहली वही है जो कस के आंख तरेड़ देता है, जो कस के आंख ऐसे कर देता है या कहता है कि बेन स्ट्रोक अच्छे खिलाड़ी है। खैर, ये एटीट्यूड दिखा, लेकिन इस एटीट्यूड के बाद विराट जो है वो रन नहीं बना पाए और फिर आउट हो गए। अब इसको लेकर भी है कि यार एटीट्यूड के बाद ही आउट। अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो विराट के अलावा जो बाकी बल्लेबाजी है, कई लोगों ने तो अच्छा खेला, कई लोगों पर सवाल है। मसलन फाफ डु प्लेसी हमेशा की तरह शानदार रहे, अच्छी शुरुआत की, 4 ओवर में 40 रन से ऊपर चले गए और जिसके बाद अमन खान ने एक बेहतरीन लाजवाब कैच पकड़ा। इस कैच की जितनी तारीफ आप करेंगे वो कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। 2 बार में उठा के पकड़ा। उसकी अगली गेंद पर मिचेल मार्श की लॉन्गरॉर का कैच पकड़ सकते थे, लेकिन मनीष पांडे ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। कैच पकड़ लिया होता तो शायद कुछ रन और कम बन जाते, लेकिन विराट ने अच्छी पार्टनरशिप की लॉन्गरॉर के साथ। विराट जब आउट हुए 10 ओवर में 89 हो चुके थे। इसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने आज आते ही 3 छक्के जड़ दिए और ये दिखाया कि अभी बहुत जान बाकी है। मैक्सवेल के छक्कों की तारीफें हो ही रही थी कि मैक्सवेल भी अपना विकेट जो है वो गिरा देते हैं। इसके बाद एक फैसला लिया गया हर्षल पटेल के आने का। हर्षल पटेल क्यों भेजे गए ऊपर प्रमोट करके,
वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि अगर स्लो खिलाना था तो शहबाज नदीम को भेज देते, अगर तेज खेलना था तो दिनेश कार्तिक को भेज देते। लेकिन हर्षल पटेल को प्रमोट किया गया, उस फैसले कोई फायदा नहीं हुआ और फिर ओवर हैट्रिक जो है वो देखने को मिली। हर्षल पटेल आउट हुए और दिनेश कार्तिक भी इसके बाद आउट हो गए, वो भी आए पहली बॉल पर ही आउट हो गए। अब दिनेश कार्तिक की फॉर्म जो है वो आरसीबी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ऊपर शुरुआत तो विराट और डुप्लेसी देते हैं लेकिन नीचे रन नहीं बना रहे हैं, वो कार्तिक की वजह से। कार्तिक एक बड़े एसेट रहे और कार्तिक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना 15 बार 0 पे आउट होने का। मनदीप सिंह के साथ वो इस लिस्ट में टॉप। खैर, शहबाज ने 12 गेंदों पर 20 रन बनाए और अनुज रावत ने काफी डिसअपॉइंट किया, 22 गेंदों पर 15 रन। मसलन 68 का स्ट्राइक रेट कौन खेलता है भाई साहब, मतलब T20 में कौन खेलता है, और वो भी वो खिलाड़ी जिसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया हो। मतलब अनुज रावत मेरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। डिसअपॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं और कार्तिक की जगह अनुज रावत विकेटकीपर के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फील्डिंग में ध्यान नहीं देंगे और अगर आप 68 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर तक खेलने के बाद रन बनाएंगे तो गुरु आपको टीम में कौन लेगा, और वो भी तब जब आपकी उम्र बहुत कम है। तो अनुज रावत अपना खेल सुधार लें, क्योंकि 2 मैच से इंपैक्ट प्लेयर में उन्हें देखकर मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं और उन्हें देखना एक्चुअली काफी बोरिंग हो रहा है। तो अनुज रावत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 174 रन बने हैं, अगर यही 22 गेंदों में 40 रन होते या 35 रन होते तो शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाते। और जिस हिसाब से शुरुआत विराट ने दिलाई थी, 10 ओवर में अगर 89 रन पर आपके 1 विकेट गिरे हैं और आप 174 रन बनाते हैं 6 विकेट पर, तो फिर ये टीम के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हर मैच आपको गेंदबाज जुटाकर नहीं देंगे। आपकी गेंदबाजी अच्छी है लेकिन आपका लोअर ऑर्डर जो है वो एक समस्या का सबब बन रहा है। और ये बात विराट, डुप्लेसी और उनके टीम मैनेजमेंट को समझना है कि कार्तिक को फॉर्म में आना पड़ेगा और ऐसे युवाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते दिल्ली की बल्लेबाजी को लेकर। वैसे दिल्ली की बल्लेबाजी में बात करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं। सबके बारे में कर रहे हैं, इनके बारे में कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन तो इस साल है नहीं, तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ फिर एक बार बल्लेबाजी करने आए और वही हुआ जो हर बार कहानी रिपीट होती है। पृथ्वी शॉ दूसरी बॉल खेलते हैं, एक शॉट मारते हैं और सर्किल में ही बॉल रहती है, भागते हैं, रनआउट हो जाते हैं। अब टेक्निकली रनआउट कोई भी हो सकता है। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट की एक्सपर्ट्स की दुनिया में कि अगर आप चेस कर रहे हो और आपका ओपनिंग बैट्समैन रनआउट होता है तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली के जीतने के आसार तो वैसे भी लगते नहीं है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट पृथ्वी शॉ से इसलिए क्योंकि पृथ्वी शॉ फुल एफर्ट नहीं देते हैं। अगर आप नजदीक बॉल गई और रन भाग रहे हैं तो आपको फुल अप्रोच देना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटापा वो देखने को मिलता है। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कमजोर है और अप्रोच उससे बड़ा कमजोर है। आप फुल लेंथ डाइव नहीं मार सकते। आप फुल लेंथ डाइव मारकर अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपको अपने विकेट की कीमत समझ में आती है, लेकिन पृथ्वी शॉ तो नित नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। आप मार्कवुड की स्पीड के सामने नहीं खेल सकते, आपको खेलना नहीं आता है। आप दूसरे मैच में शमी की बाउंसर जो है उसके सामने स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आप खेल नहीं पाते हैं। आप एक स्पिनर के सामने शॉट नहीं मार पा रहे हैं, अंधेड़ी शॉट मारते हैं, आउट होते हैं, और आज आप रन आउट हो जाते हैं। करे तो करे क्या? और ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि गुरु उनका जीवन है, उनका करियर, और अगर इस तरह अपने करियर को बर्बाद करोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें। मसलन तुम्हारे साथ खेलने वाले शुभमन गिल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में, अभी कल भी 50 मारी थी। अर्शदीप को बात कर लो, वो अच्छा कर रहा है। बाकी भी जो प्लेयर हैं वो अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारी जगह सबसे पहले बनी थी और तुम अपनी जगह को कूड़ा कर डालो। तो इंसान अपने आप को खुद एनालाइज करता है। पृथ्वी शॉ अब ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही कुछ अलग से चमत्कार कर दे जो उनकी स्टेटस की स्टोरीज में होते तो हो जाए, अदरवाइज उनका अप्रोच डिसअपॉइंटिंग है। और अब समझ में आता है कि वो क्यों बाहर थे। हम लोगों ने काफी उनके लिए जोर किया था कि पृथ्वी का सिलेक्शन होना चाहिए, बट उनका 4 मैचेस में अप्रोच, आउट होने का तरीका और उनका एफर्ट टीम के टुवर्ड्स, वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। काफी सेल्फिश खिलाड़ी वो नजर आ रहे हैं, सेल्फिश अपने आप को लेकर भी कि अपने लिए भी काम नहीं कर रहे, टीम के लिए छोड़िए। खैर, इसके बाद मिचेल मार्श शादी के बाद आए, सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे, विकेट निकाले, 2 विकेट ले लिया था गेंदबाजी में, एक कैच ड्रॉप होता वरना 3 विकेट होते, लेकिन बल्ले से एक शॉट मारने के चक्कर में मिचेल मार्श भी आउट होते हैं। आज क्या बॉलिंग की सिराज और पार्नल ने, जबरदस्त, मतलब तेज गेंदबाजी कैसी होती है वो दिखाया यहां पर, वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद यश धुल, जिन्हें अंडर 19 कप्तान थे, उन्हें हायर किया गया, लगा वो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आज लगातार दूसरे मैच में वो आउट हुए। हालांकि क्वालिटी बॉलिंग थी, लेकिन फिर भी यश धुल को भी समझना पड़ेगा कि बहुत मौके नहीं मिलते। हमने उन्मुख चंद को देखा है इसी दिल्ली में आउट होकर फिर बैठ के अमेरिका में खेल रहे हैं, इंडिया में आईपीएल तक खेलने को नहीं मिल रहा। मसलन आप सोचिए कि 2 ओवर 2 गेंद में
तीन विकेट। अब इस टीम का क्या होगा जिसके 3 बल्लेबाज 2 रन पर आउट हुए हैं तीसरे ओवर में? वही होना था। इसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है मनीष पांडे और वार्नर के बीच में। वार्नर एक डेब्यूटेंट को अपना विकेट देते हैं, विजय कुमार उनका नाम है। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उनका होम ग्राउंड स्टेडियम है, वहां पर वो पहला मैच खेल रहे हैं और डेविड वार्नर जैसी बड़ी मछली का शिकार उन्होंने पहले मैच में कर लिया। तो उनके लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप अपनी पिच पर, अपने होम कंडीशंस पर खेलें, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, और डेब्यू मैच में डेविड वार्नर जो आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन बना चुके हैं, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो एक बड़ा मोमेंट उनके लिए था। तो डेविड वार्नर भी आउट होते हैं। इसके बाद पोरेल आते हैं। पोरेल अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो भी उतनी दमखम वाली नहीं दिखती और हर मैच में ये दिखा रहे हैं। हर्षल पटेल के पहले ओवर में वो भी आउट होते हैं। आलम यह है कि 9 ओवर में 53 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस टीम में बैटिंग में डेप्थ होने के बावजूद भी 7 नंबर पर अक्सर पटेल आते हैं। सोचिए आप, 7 नंबर पर अक्सर पटेल जिस टीम में हो, उस टीम के 10 ओवर में 50 पे 5 गिर जाएं। हालांकि किसी भी टीम में किसी दिन गिर सकते हैं, लेकिन 4 मैचेस में अगर एक ही कहानी हर मैच में रिपीट हो रही है, तो फिर ये उस टीम के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो है मनीष पांडे की बल्लेबाजी ने दिया, क्योंकि उनकी लेगेसी अच्छी है और आज दिखाया कि अगर दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो 14 गेंद में 21 रन अक्सर पटेल के और 38 गेंदों में 50 रन मनीष पांडे के। इसके अलावा इस टीम में बात करने वाला कुछ था नहीं। मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, कंसिस्टेंसी दिखाई। मनीष पांडे लंबे समय से इन एंड आउट हो रहे थे, उन्हें बल्लेबाजी करते देख अच्छा लगा। लेकिन अगर दिल्ली को यहां से भी कोई वापसी करनी है, वापसी छोड़िए, इज्जत बचानी है, तो आपके खिलाड़ियों को स्टैंड लेना पड़ेगा। डेविड वार्नर जब तेज खेलते हैं तब आउट होते हैं, स्लो खेलते हैं तो टीम परफेक्ट होता है। मिचेल मार्श रन नहीं बना रहे, पूरी टीम जो है वो बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हो गया। हालांकि विराट के फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि सौरव गांगुली और विराट की टीम जो है वो आमने सामने, और इन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी जैसे चेतन शर्मा ने कही थी, उसके बाद तो इनके फैंस का अलग लेवल का स्वैग चल रहा है, वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात की जाए, सिराज आउटस्टैंडिंग, पार्नल आउटस्टैंडिंग। विजय ने आज शुरुआत की 2 विकेट निकाले, आते ही वो भी बहुत कमाल के रहे। हर्षल भी अच्छे थे। हसरंगा जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट निकाला मनीष पांडे का, तो वो भी अच्छे रहे। कुल मिलाकर इस टीम की गेंदबाजी जो है आज अच्छी रही, लेकिन यह मुकाबला उतनी बड़ी टीम या उतनी टफ टीम से नहीं था जिसको देखा जाए, और इसी वजह से बहुत सारी गलतियां छिप गई। वरना अनुज रावत के जो रन थे वो भारी पड़ते, रन थोड़े कम हो गए थे। तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आरसीबी को अच्छा करना है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी में। बाकी ये टीम अच्छी कर रही है, लेकिन दिल्ली क्या होगा हमें लगा आपसे पूछते हैं, बताइएगा। हैरी ब्रूक, रुक रुक रुक, भाई रुका नहीं और भाई ने बहुत मारा। मतलब उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे ना कि जो करोड़ों में अंग्रेज बिके हैं ये सिर्फ लूटने आए हैं। हैरी ब्रूक ने आज शतक मारकर कहा कि हाँ भाई, कौन कौन थे जो कह रहे थे कि हम खाली लूटने आए हैं, आज लूटेंगे, लेकिन महफिल जबरदस्त तरीके से लूटा। ऐसा लूटा कि एक वक्त तो लगा कि अनाउंसमेंट करवा दी जाए यार कि कोलकाता जो एयरबेस है वहां से फ्लाइट टेक ऑफ होना बंद हो जाए, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है वो 2-4 गेंद वहां भी पहुंचा सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। आप फास्ट बॉलर लेकर आइए, हैरी ब्रूक आपको ताबड़तोड़ छक्के मार के उस पार पहुंचा देंगे। वो लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में जो मारा उन्होंने, आगाज दिखा दिया कि आरंभ है प्रचंड। हालांकि पहले मैच में 13, फिर 3 और फिर 13, ये हैरी ब्रूक की कहानी थी। वैसे वो बिके भी 13 में थे, 13 और उनका 3 का आंकड़ा जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। लेकिन हैरी ब्रूक ने आज सांसें थामी, धैर्य रखा और 32 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक मार दिया। पहले ही तो 32 पर मारा और आखिरी के जो है वो 23 गेंदों पर उन्होंने फिर 50 ठोक दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी। फास्ट बॉलर को तो उन्होंने, कहते हैं ना कि वो मालपुआ समझ के खा रहे थे, बहुत अच्छा मारा। 26 गेंद पे 66 रन ठोक दिए फास्ट बॉलर के खिलाफ, और 29 गेंदों पे 34 रन जो है वो स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा वो संभल रहे थे। हालांकि उस समय अभिषेक शर्मा ने सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन ये खिलाड़ी लाजवाब। हालांकि हैरी ब्रूक जो है वो कुछ अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, और ये बात हम सभी मानते हैं। आप क्यों नहीं मानेंगे? बीते 4 महीने में हैरी ब्रूक ने 4 टेस्ट सेंचुरी मारी है और आईपीएल में शतक ठोक दिया है। और ये जो रेंज है ना टेस्ट क्रिकेट से T20 की, ये उनकी लाजवाब है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसी वजह से लोग उन्हें बहुत हाई रेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वैसे रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे बने हैं। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पीएसएल में और आईपीएल में शतक लगाया है। अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में
तकरीबन 960 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं। इसमें से लाजमी सी बात है बहुत सारों ने पीएसएल भी खेला होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जो पीएसएल में शतक मारकर आईपीएल में शतक मार चुका हो। तो उसमें ये खिलाड़ी जो है ये अब टॉप लिस्ट पर आ रहा है। हैदराबाद के लिए ये बहुत बड़े एसेट है। हैदराबाद की मालकिन के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आज बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि जब उन्होंने पिक किया था उस वक्त वो बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब पहली पारी में 13 फिर 3 और फिर 13 बनाए तो धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि स्पिनर के सामने ये संघर्ष कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल ने आउट किया, रवि बिश्नोई ने आउट किया, तो लग रहा था कि यार इंडियन पिचेस पे सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आज इन्होंने शतक ठोका और वो पैसा जो था वो वसूल कर दिया। और ये हैदराबाद के तीसरे फॉरेनर प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मारा। इससे पहले डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो ने इससे शतक मारा था। इसके अलावा कोई फॉरेनर प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने हैदराबाद के लिए शतक मारा। तो ये भी एसआरएच के लिए एक नए। वैसे आज हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड ये मैच देखने आई थी, और मैच देखने क्या ही आई, मतलब किस्मत लेकर आई थी। हैरी ब्रूक ने शतक मारने के बाद कहा कि मेरा परिवार अब तक यहां पर था और मैं रन नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ये लोग जाएंगे मामला अलग हो जाएगा। और उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है यहां पर। आसान शब्दों में वो कह रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो लकी चार्म है, और पेरेंट्स को लेकर उनका जो नर्वसनेस है वो बढ़ गया था। पेरेंट्स ने इंडिया एंजॉय किया, 2-4 दिन घूमे, लगा लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, हम क्यों डांट खाएं कि 13 करोड़ में गया था, बाबू से कुछ पैसे लिए होंगे, निकल गए। लेकिन इसने एक क्लास जबरदस्त इनिंग जो है वो खेली है। हैरी ब्रूक के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक मार दिया है। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कम इनिंग खेली है। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 4 इनिंग खेली शतक मारने के लिए, और ये भी आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ब्रेंडन मैकलम ने तो पहली में ही मार दिया था। सिर्फ 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी कम इनिंग में अपना पहला शतक मारा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हैरी ब्रूक के नाम आ गया है। वन ऑफ द बेस्ट में आ गए हैं अभी से, चौथे मैच में शतक मारने के बाद। लेकिन आज मैच में कई और लोग भी हैं जिन्होंने महफिल लूटी। एक महफिल तो लूटी रिंकू सिंह ने, मतलब गाना था पल पल ना माने टिंकू जिया, लेकिन ये रिंकू जिया जो है ना छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका। जबरदस्त बल्लेबाजी, नॉट आउट लौटे, लड़ने का जज्बा जो है वो बहुत जबरदस्त है। और उससे पहले महफिल लूटी थी नीतीश राणा ने। वो एक ओवर में जो 28 रन मारा था, मजा आ गया था वो ओवर देख के, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया था। खैर अब बात मैच में कर लेते हैं। मैच में हैदराबाद जो है वो पहले बल्लेबाजी करने आई। मयंक अग्रवाल और आपके हैरी ब्रूक जो हैं वो एक साथ ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे। मयंक अग्रवाल चौथे ओवर में 40 के ऊपर स्कोर था, वो टुक 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 खेले थे, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। तभी आंद्रे रसल ने आते ही उनका विकेट निकाल लिया, और वो पहला विकेट था। आंद्रे रसल आज गेंदबाज के तौर पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाज के तौर पर आंद्रे रसल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकले, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि केकेआर मैच क्यों आ रही है। लेकिन रसल के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी जो हैं वो भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए, और रसल की ही एक गेंद पर उनका भी विकेट गिर जाता है। 2 विकेट यहां पर महत्वपूर्ण गिर जाते हैं जो एक परेशानी का सबब बन जाते हैं केकेआर को लेकर। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है पावर हिटिंग की। एक्चुअली पावर हिटिंग किसे कहते हैं वो माकरम और हैरी ब्रूक ने दिखाया। एडम माकरम जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं, इस टीम में कप्तान है, और मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में जो हैदराबाद ने इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इनके पास कई साल क्रिकेटिंग करियर है, और जब भी रिटेन करना हो खिलाड़ियों को तो ये 2 खिलाड़ी वो पक्का रिटेन करने वाले हैं। एडम माकरम ने 26 गेंदों में 50 रन ठोके, और बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 चौके मारे, लेकिन जब छक्कों की बात आ रही थी तो 1 2 3 4 5 छक्के मार दिए। जब वो आउट हुए उसके पहले अपना काम वो कर गए थे, और बाकी जो काम था वो हैरी ब्रूक साइड। इसके बाद 24 साल और 53 दिन के हैरी ब्रूक ने अपना आईपीएल का पहला शतक मारा, और नया रिकॉर्ड ये बनाया कि वो यंगेस्ट चौथे प्लेयर। इनसे ऊपर डेविड वार्नर हैं, डेविड मिलर हैं, और एक खिलाड़ी और हैं क्विंटन डिकॉक जो टॉप पर है। 23 साल की उम्र में क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में शतक मार दिया था। तो ये चल रहा था, लेकिन आज इंस्पायर या कहें कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 29 रन बनाए हैं स्पिनर से खिलाफ, जबकि अगर आप उनका ओवरऑल देखेंगे तो 55 गेंदों में उन्होंने शतक ठोक दिया है। तो जब स्पिनर्स को लगाया गया, सुनील नरेन को, चक्रवर्ती को या फिर सुयश शर्मा को, उस टाइम लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभिषेक शर्मा जो हैं वो गार्ड ले रहे थे, और उसका असर यह हुआ कि उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे। खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती को और सुयश को उन्होंने घेर में लिया। तेज गेंदबाज आता था तो हैरी ब्रूक रन बनाया करते थे, लेकिन स्पिनर्स के सामने हैरी ब्रूक संभल कर खेल रहे थे, और बहुत धीरे धीरे वो रन बना रहे थे। 29 गेंद पर 34 रन जो है वो अपने आप में समझाने के लिए काफी है। इसके बाद जो विकेट कीपर आए
उन्होंने भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और एक पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा को जब रसल ने आउट किया तो वो जो बॉल थी उसमें रसल को चोट लग गई और रसल को बाहर जाना पड़ा। अब आंद्रे रसल जो हैं वो केकेआर के बहुत बड़े एसेट हैं, लेकिन आज बाकी सारे गेंदबाज फीके नजर आए। वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटे, सुयश बहुत पिटे, लॉकी फर्ग्यूसन पिटे, शार्दुल ने एक ओवर किया उसमें उनके रन गए, रसल ने विकेट लिए लेकिन पिटाई बहुत हुई। केवल अगर आप 228 रन का पीछा करने उतरे हैं तो आपकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत दमदार होनी चाहिए, आपको शुरुआत बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन गुरबाज जो हैं आज फंस गए, शिकार हो गए भुवनेश्वर कुमार का। तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चलता किया और ये बड़ा विकेट था क्योंकि 228 में आपको शुरुआत बहुत तगड़ी चाहिए। इसके बाद जो अगला विकेट था वो गिरा था वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर ने धीमी पारी खेली, मैक्रो जॉनसन ने उन्हें 11 गेंदों में 10 रन बनाया था, आउट किया। एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया सुनील नरेन को ऊपर भेजकर, लेकिन मैक्रो जॉनसन के ओवर में वो बहुत अच्छा ओवर था जिसमें एक बॉल पर ये आउट होते हैं वेंकटेश अय्यर और अगली बॉल पर आउट हो जाते हैं आपके सुनील नरेन। और अगर आप 20 रन पर 3 विकेट गिरा देते हैं तो आपकी टीम जो है वो सडनली गिर जाती है, बहुत तगड़ी गिर जाती है। और भुवनेश्वर और मैक्रो की जो पहले 4 ओवर हैं वो बहुत अच्छे तगड़े थे। हालांकि इसके बाद एक ओवर आता है उमरान मलिक का। अब कई बार मुझे लगता है कि उमरान मलिक जो है वो बड़ा सोच कर आते हैं कि यार मैं एक गेंद जो है वो 149 या 150 फेंक दूंगा, 150 के आसपास, वो 1 लाख रुपए का चेक जो है वो मेरा बन जाएगा, बाकी देखा जाएगा। और वही देखने को मिला। नीतीश राणा ने बहुत ही एक्सेप्शनल बल्लेबाजी करते हुए उस ओवर में जो ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे हैं वो देखने लायक थे। मतलब उमरान मलिक जो स्पीड स्टार हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है, रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है। मार्कोट के उस एक ओवर को हटा दे तो इस आईपीएल में ऐसा दिखा नहीं है। बहुत पिटाई की और एक ओवर में 28 रन ठोक दिए और वो मैच का मेरे ख्याल से टॉप मूवमेंट था। नीतीश राणा और एन जगदीशन ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि आज सारिश की फील्डिंग जो है वो बहुत खराब थी। मतलब आप 5-6 कैचेस कैसे छोड़ सकते हैं? इस टाइम तो लग रहा था कि यार आप शॉट मारिए कैच छोड़ देंगे, आप चौका मारेंगे वो बॉल छोड़ देंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग जो है सारिश ने की, वरना जो ये 23 रनों से जीत है ये शायद 50, 53, 60, 65 से हो सकती थी क्योंकि सारिश की गेंदबाजी इतनी खराब नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक ओवर आता है मयंक मार्कंडे का। मयंक के ओवर में जगदीशन का वो कैच छूटता है, उसके बाद मयंक कमबैक कर लेते हैं और मयंक की गेंदबाजी की वजह से भी केकेआर को झटका लगा क्योंकि मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए। एक विकेट जो निकाला वो निकाला जगदीशन का, जब पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी 3 विकेट के बाद, और दूसरा विकेट जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आंद्रे रसल का था। रसल जो है इस आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं और अगर रसल की आप बात करेंगे तो 3-1-1-0 और 35 रन ये उनकी बीती 4 पारियां हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो केकेआर को देखना पड़ा। रसल के आउट होने के बाद शतक जो है वो पूरा किया नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, कैप्टन के तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट जो छोड़ा। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने दिल जीता और रिंकू सिंह ने भी एक अर्धशतक बनाया। हालांकि फिलिप्स ने अर्धशतक बनाते हुए कैच छोड़ दिया था। 31 गेंद पर 58 रन उन्होंने बनाए। शार्दुल ठाकुर ने भी 7 गेंदों में 12 रन बनाए और इस वजह से मैच जो है वो केकेआर हार जाती है। भुवनेश्वर कुमार और मैक्रो जॉनसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। भुवनेश्वर बहुत इकोनॉमिकल रहे और जॉनसन भी इकोनॉमिकल थे। मयंक मार्कंडे एक्सेप्शनल थे। नटराजन की पिटाई काफी ज्यादा हुई, नटराजन के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की पिटाई हुई। उमरान मलिक भी पिटे, आखिरी ओवर में एक शार्दुल का विकेट ले लिया। लेकिन ये एसआरएच टीम जो है अब ये ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और आपके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो फायर करेंगे तो फिर मैच बदलने का दमखम रखते हैं। इस एसआरएच को मैंने शुरुआत में बहुत हाई रेट किया था एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन फिर लगा कि शायद मैं गलत था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस और लगातार 2 मैचों में जीत के बाद एसआरएच एक अच्छी टीम फिर से लग रही है और बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन नए खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी हैं और यंग गन जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। और क्योंकि ये वो टीम है जिसमें जो आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि इस टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं, 3 अच्छे गेंदबाज आप फास्ट बॉलिंग में खिला लेते हैं। आपके पास स्पिनर मयंक मार्कंडे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत कमाल के हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर से ले आते हैं तो कुल मिलाकर ये टीम जो है बहुत अच्छी है। आपके पास गेंदबाज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। क्या ये टीम माकरम की कप्तानी में कुछ एक्सेप्शनल कर पाएगी? मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यार इस आईपीएल में कोई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक दिल्ली की टीम जो है मुझे 19-20 लग रही है, बाकी मुंबई भी कमबैक कर सकती है और सभी टीमें जो हैं वो एक दूसरे को हरा सकती हैं। तो ये वाला आईपीएल बेस्ट आईपीएल इस अब तक का ओवरऑल होने वाला है। अगर आपको सलमान खान की फिल्म में काम करना है और आप एक्ट्रेस हैं
तो आप छोटे कपड़े फिल्म के सेट पर नहीं पहन सकती हैं। आपको हमेशा ढक ओढ़ कर रहना होगा और जो रिवीलिंग कपड़े होते हैं, यानी जिसमें आपका क्लीवेज नजर आ रहा है या ज्यादा कुछ और नजर आ रहा है, वो आप अवॉइड करेंगे। और ये सलमान खान के सेट का रूल है जिसका पालन वहां पर मौजूद सभी लड़कियों को करना पड़ता है। सलमान खान के बारे में ये खुलासा जो है ये एक्ट्रेस पलक तिवारी ने किया है। आप नहीं जानते पलक तिवारी, तो हम आपको बता दें कि श्वेता तिवारी की ये डॉटर है। और हाल फिलहाल में एक सॉन्ग आया था बिजली बिजली, आपको याद होगा, उसमें पहली बार पलक नजर आई थी। फिलहाल वो सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान में काम कर रही है और ये फिल्म जो है 21 तारीख को सिनेमाघरों में आने वाली है। लेकिन पलक की तरफ से जो ये बताया गया फिल्म के एक्सपीरियंस को लेकर एक इंटरव्यू के दौरान, वो कई लोगों को चौंकाने वाला है। और पलक ने साफ लफ्जों में कहा कि जब वो घर से निकलती थी तो वो पूरे ढक ओढ़ कर निकलती थी। उनकी मां ने एक दिन पूछा कि तुम इतने कपड़े कब से पहनने लगी, श्वेता तिवारी ने पूछा। तो पलक ने कहा ये कपड़े मुझे इसलिए पहनने पड़ते हैं क्योंकि सलमान खान के सेट का रूल है कि वहां पर कोई भी लड़की एक्सपोज नहीं करेगी, खुला खुला नहीं। पलक कहती हैं सलमान खान के सेट के इस रूल के बारे में जानने के बाद उनकी मम्मी जो है बहुत खुश हो जाती है। हालांकि श्वेता तिवारी खुद एक एक्ट्रेस हैं, कई बार वो भी फिल्मों में बोल्ड सीन्स दे चुकी हैं और कई बार अपने बोल्ड स्टेटमेंट अपने बॉडी को लेकर उन्होंने दिए, जिसके बारे में कुछ ऐसा कहा जो काफी ज्यादा कंट्रोवर्शियल हो गया था। खैर, श्वेता से वापस पलक पर आते हैं और सलमान खान पर फोकस करते हैं। तो पलक जो है वो सलमान खान और उनकी जीजा आयुष की फिल्म अंतिम में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर भी काम कर चुकी हैं और इस बार फिल्म में काम कर रही है। इस फिल्म में हालांकि बहुत सारे लोग हैं, शहनाज गिल की भी एंट्री हो गई है, इसमें राघव नजर आ रहे हैं, कई और लोग भी नजर आ रहे हैं, पूजा हेगड़े एक्ट्रेस हैं। लेकिन इस फिल्म के बारे में बात करते हुए जब उनसे सवाल पूछा गया कि फिल्म के सेट का कल्चर कैसा था, तो उन्होंने कहा कि देखिए एक चीज जो बहुत क्लियर थी वहां पर कि आप डीप नेक वाले कोई कपड़े नहीं पहनने वाले, मसलन जिसमें आपका क्लीवेज दिख रहा हो ऐसा कपड़ा आपको नहीं पहनना है। सलमान खान ने मना कर रखा था। उन्होंने पूछा कि इसके पीछे लॉजिक क्या था, तो पलक का कहना है कि सलमान खान को लगता था कि फिल्म सेट जो है वो एक प्राइवेट प्लेस नहीं है, पब्लिक प्लेस है और पब्लिक प्लेस में किसकी क्या नियत हो आप नहीं कह सकते हैं, इसलिए सेफ्टी को लेकर आप अपने आप को ढक ओढ़ कर रखें। ये आपके लिए भी सेफ है, फिल्म के वातावरण के लिए भी सेफ है। बॉलीवुड में ये बातें निकल कर आई, ये बातें अगर किसी संगठन ने कही होती तो कई बार बहुत इजीली लोग क्वेश्चन करते, लेकिन सलमान खान ने कहा तो हमें लगा हम आपसे पूछेंगे। हालांकि सलमान खान के बारे में एक बात तो आप जानते होंगे कि बीते 34 सालों से वो काम कर रहे हैं, 34 से भी ज्यादा हो चुके हैं, 3, 2, 5, 35 साल हो चुके हैं। 1988 में वो आए थे और तब से लेकर अब तक उन्होंने किसी भी फिल्म में कोई ऐसा स्मूच वाला सीन या कोई ऐसा लव मेकिंग सीन इतना बोल्ड नहीं दिया है जो चर्चा में हो। शाहरुख खान के है, शाहरुख खान की फिल्म में शाहरुख खान ने अपने बर्ड सिखाए थे, किसिंग सीन भी आते हैं, आमिर खान की फिल्मों में आते हैं, लेकिन सलमान खान इन चीजों से बहुत परहेज करते हैं और बीते 35 सालों में उनकी फिल्में ऐसी नहीं आई हैं। कई लोग मानते हैं कि सलमान खान जो हैं वो फैमिली फोकस्ड फिल्म बनाते हैं जिसको बच्चे भी देखें, बड़े भी देखें, बूढ़े भी देखें। हालांकि शुरुआत उनकी फिल्में ऐसी हैं, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं, ये जो फिल्में थी ये सलमान की इमेज को फैमिली वाली इमेज बनाती थी, वो प्रेम भैया वाली इमेज। इनफैक्ट कुछ कुछ होता में भी जिनकी इमेज थी वो भी वैसी थी। तो इस बात से जो पलक कह रही है उससे ये भी स्पष्ट होता है कि सलमान को शायद ऑफ द स्क्रीन भी पसंद नहीं है। हालांकि मुझे एक इंटरव्यू याद आता है जिसमें सलमान और अरबाज दोनों मौजूद थे और अरबाज खान से ये सवाल पूछा गया कि सलमान खान कभी भी ऑन स्क्रीन ऐसे स्मूचिंग सीन या लव मेकिंग सीन या ऐसे हॉट सीन्स नहीं देते हैं। तो अरबाज ने बड़े ही विटी अंदाज में कहा था कि सलमान ऑफ द स्क्रीन इतना कुछ कर लेते हैं कि उन्हें ऑन द स्क्रीन करने की जरूरत नहीं पड़ती। और फिर सलमान और अरबाज हंसने लगते हैं। फिर मुझे घटना आती है, कपड़े ऐसे पहन कर आना है। लेकिन सलमान इधर कंटेंट को लेकर बहुत सीरियस हो गए। अभी हाल फिलहाल में आपको याद होगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी सलमान खान ने कहा था कि ओटीटी प्लेटफॉर्म पर वल्गैरिटी, न्यूडिटी जो है बहुत ज्यादा बढ़ गई, गाली गलौज बहुत ज्यादा बढ़ गई है और फिल्मों की तरह सेंसर बोर्ड को इस पर भी काम करना चाहिए, यहाँ पर भी सेंसरशिप होनी चाहिए। मेक श्योर करना चाहिए कि अगर किसी की डॉटर देख रही है या कोई छोटा बच्चा जो 10-15 साल 16 साल का है वो देख रहा है तो ये चीजें उसके माइंड को इफेक्ट ना करे। तो सलमान सेकेंड हाफ में कपड़ों को लेकर बहुत सीरियस रहे हैं। अब कपड़ों को लेकर इंडिया में एक बहस ये होती है कि कपड़े हर लड़की की अपनी चॉइस होते हैं जिसमें वो कंफर्टेबल है।
जिसमें वो खुद को कैरी कर रही है, वो कॉन्फिडेंट फील कर रही है। सलमान खान के अलावा अगर ये बात किसी और ने कही होती तो शायद बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी भी जाती कि आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि मैं क्या पहनूं क्या ना पहनूं, मेरी अपनी लाइफ, मेरा अपना बॉडी। लेकिन सलमान खान ने कहा तो उसको एक अलग एंगल से पलक ने खुद कहा कि ये सेफ्टी के इश्यूज को लेकर कहा गया कि आप पहनिए लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान रखिए। सो हमें लगा कि हम डायरेक्टली आप लोगों पर टॉस कर देते हैं कि पलक की तरफ से जो ये स्टेटमेंट आया जिसमें कहा गया कि आप डी नेक वाले कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आप एक्सपोजिंग कपड़े नहीं पहन सकते हैं, आपको पूरा ढक ओढ़ कर सेट पर आना पड़ेगा। ये किस बारे में कहानी बताता है, ये सलमान खान के नेचर के बारे में। इस घटना को आप कैसे देखते हैं? हमें लगा कि हम आपसे पूछते समझते हैं क्योंकि ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि बॉलीवुड में ये कहानी निकल कर आती है और सलमान खान ऐसा कहते हैं। ओटीटी वाले में भी कहा था, तो आपकी राय हमें बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच हो, विराट कोहली को लेकर पूरे स्टेडियम में शोर हो, अनुष्का शर्मा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट हो और सामने सौरव गांगुली बैठे हो, तो भाई विराट का बल्ला कैसे आग नहीं बरसेगा। मतलब जबरदस्त आग बरसेगा और आज बरसाया विराट कोहली ने। जबरदस्त पारी खेली, 50 रन ठोक दिया और 50 ठोकने के बाद जो एग्रेशन दिखाया, ऐसा लगा कि शायद सौरभ को संदेश दिया था। आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, चेतन शर्मा ने कहा था सौरभ और विराट को लेकर। हालांकि ये मेरे दोनों फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये एग्रेशन जो है अच्छा लगा और चेहरों ने बहुत सारी कहानी बयां कर दी। लेकिन दिल्ली की कहानी नहीं बदली। दिल्ली की वही कहानी फिर याद आई। ऊपर के बल्लेबाज जो है उनसे रन बनते नहीं। 2 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर। मसलन क्या करेंगी टीम? हालांकि पूरी टीम जो है उससे लगता है कि डांट फटकार की जरूरत है या एक नए सिरे से शुरुआत की जरूरत है। एक से एक मतलब नाम यहां पर हैं, लेकिन उन नामों का क्या फायदा अगर आप स्टैंड नहीं ले पाते, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन दिल्ली के लिए रहा। ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पायदान के लिए बने हैं और आखिर तक उनकी टीम में कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन आरसीबी अनुज रावत की वो टुक टुक बल्लेबाजी के बावजूद एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाती। हालांकि शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन अनुज रावत को भी समझना पड़ेगा कि भाई काम ऐसे ना चल बे। इंपैक्ट प्लेयर हो आप, इंपैक्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। कार्थिक ने भी रिकॉर्ड बनाया, अनचाहा 15वीं बार डक पर गए। लेकिन कुल मिलाकर शानदार मैच, जबरदस्त विराट कोहली का एटमॉस्फेयर और चिन्ना स्वामी की तो क्या ही बात है। दरअसल आज विराट कोहली कुछ अलग खा पी कर आए थे और उन्होंने वो दिखाया कि आज उनका जोश, उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल जो था वो कुछ हटकर था। 34 गेंदों में 6 चौके 1 छक्के के साथ विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक के पूरा करने के साथ ही आईपीएल में वो हाईएस्ट हाफ सेंचुरी में नंबर 2 पर पहुंच गए। शिखर धवन को पीछे छोड़ा। 51 हाफ सेंचुरी शिखर धवन ने मारी है और 52 हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने मारी। बड़ी बात यह है कि इस आईपीएल में 4 मैचेस में से 3 हाफ सेंचुरी विराट कोहली मार चुके हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस दमदार फॉर्म में है। वैसे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर पिछले मैच में कमेंटेटर ने सवाल खड़ा किया था और आज विराट कोहली ने जब हाफ सेंचुरी मारी तो गुरु एक्सप्रेशन, एटीट्यूड जो था वो अलग निकला, एग्रेशन जो था वो अलग निकला। मतलब बड़े टाइम बाद विराट कोहली के मुंह से वो बेन स्ट्रोक आया। आज विराट कोहली ने जश्न मनाया, वो एटीट्यूड दिखाया कि मैं हूं ना, और जबरदस्त वो एटीट्यूड था। उसको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है कि विराट फिर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि विराट बीते कुछ समय से काफी मैच्योर हो गए थे और इतना मैच्योर विराट के प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यार हमारा वाला कोहली वही है जो कस के आंख तरेड़ देता है, जो कस के आंख ऐसे कर देता है या कहता है कि बेन स्ट्रोक अच्छे खिलाड़ी है। खैर ये एटीट्यूड दिखा, लेकिन इस एटीट्यूड के बाद विराट जो है वो रन नहीं बना पाए और फिर आउट हो गए। अब इसको लेकर भी कि यार एटीट्यूड के बाद ही आउट। अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो विराट के अलावा जो बाकी बल्लेबाजी है, कई लोगों ने तो अच्छा खेला, कई लोगों पर सवाल है। मसलन फाफ डुप्लेसी हमेशा की तरह शानदार रहे, अच्छी शुरुआत की, 4 ओवर में 40 रन से ऊपर चले गए। जिसके बाद अमन खान ने एक बेहतरीन लाजवाब कैच पकड़ा। इस कैच की जितनी तारीफ आप करेंगे वो कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। 2 बार में उठा के पकड़ा। उसकी अगली गेंद पर मिचेल मार्श की लॉन्ग रॉर का कैच पकड़ सकते थे, लेकिन मनीष पांडे ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। कैच पकड़ लिया होता तो शायद कुछ रन और कम बन जाते, लेकिन विराट ने अच्छी पार्टनरशिप की लॉन्ग रॉर के साथ। विराट जब आउट हुए 10 ओवर में 89 हो चुके थे। इसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने आज आते ही 3 छक्के जड़ दी और ये दिखाया कि अभी बहुत जान बाकी है। मैक्सवेल के छक्कों की तारीफें हो ही रही थी कि मैक्सवेल भी अपना विकेट जो है वो गिरा देते हैं। इसके बाद एक फैसला लिया गया हर्षल पटेल के आने का। हर्षल पटेल क्यों भेजे गए ऊपर प्रमोट करके,
वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि अगर स्लो खिलाना था तो शहबाज नदीम को भेज देते, अगर तेज खेलना था तो दिनेश कार्तिक को भेज देते, लेकिन हर्षल पटेल को प्रमोट किया गया। उस फैसले कोई फायदा नहीं हुआ और फिर ओवर हैट्रिक जो है वो देखने को मिली। हर्षल पटेल आउट हुए और दिनेश कार्तिक भी इसके बाद आउट हो गए, वो भी आए पहली बॉल पर ही आउट हो गए। अब दिनेश कार्तिक की फॉर्म जो है वो आरसीबी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ऊपर शुरुआत तो विराट और डुप्लेसी देते हैं, लेकिन नीचे रन नहीं बना रहे हैं वो कार्तिक की वजह से। कार्तिक एक बड़े एसेट रहे और कार्तिक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना 15 बार 0 पे आउट होने का। मनदीप सिंह के साथ वो इस लिस्ट में टॉप। खैर, शहबाज ने 12 गेंदों पर 20 रन बनाए और अनुज रावत ने काफी डिसअपॉइंट किया, 22 गेंदों पर 15 रन। मसलन 68 का स्ट्राइक रेट कौन खेलता है भाई साहब, मतलब T20 में कौन खेलता है, और वो भी वो खिलाड़ी जिसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया हो। मतलब अनुज रावत मेरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। डिसअपॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं और कार्तिक की जगह अनुज रावत विकेट कीपर के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी फील्डिंग में ध्यान नहीं देंगे और अगर आप 68 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर तक खेलने के बाद रन बनाएंगे तो गुरु आपको टीम में कौन लेगा, और वो भी तब जब आपकी उम्र बहुत कम है। तो अनुज रावत अपना खेल सुधार लें, क्योंकि 2 मैच से इंपैक्ट प्लेयर में उन्हें देखकर मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं और उन्हें देखना एक्चुअली काफी बोरिंग हो रहा है। तो अनुज रावत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 174 रन बने हैं, अगर यही 22 गेंदों में 40 रन होते या 35 रन होते तो शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाते। और जिस हिसाब से शुरुआत विराट ने दिलाई थी, 10 ओवर में अगर 89 रन पर आपके 1 विकेट गिरे हैं और आप 174 रन बनाते हैं 6 विकेट पर, तो फिर ये टीम के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हर मैच आपको गेंदबाज जुटाकर नहीं देंगे। आपकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन आपका लोअर ऑर्डर जो है वो एक समस्या का सबब बन रहा है। और ये बात विराट, डुप्लेसी और उनके टीम मैनेजमेंट को समझना है कि कार्तिक को फॉर्म में आना पड़ेगा और ऐसे युवाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते दिल्ली की बल्लेबाजी को लेकर। वैसे दिल्ली की बल्लेबाजी में बात करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं। सबके बारे में कर रहे हैं, इनके बारे में कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन तो इस साल है नहीं, तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ फिर एक बार बल्लेबाजी करने आए और वही हुआ जो हर बार कहानी रिपीट होती है। पृथ्वी शॉ दूसरी बॉल खेलते हैं, एक शॉट मारते हैं और सर्किल में ही बॉल रहती है, भागते हैं, रन आउट हो जाते हैं। अब टेक्निकली रन आउट कोई भी हो सकता है। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट की एक्सपर्ट्स की दुनिया में कि अगर आप चेस कर रहे हो और आपका ओपनिंग बैट्समैन रन आउट होता है तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली के जीतने के आसार तो वैसे भी लगते नहीं है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट पृथ्वी शॉ से इसलिए क्योंकि पृथ्वी शॉ फुल एफर्ट नहीं देते हैं। अगर आप नजदीक बॉल गई और रन भाग रहे हैं तो आपको फुल अप्रोच देना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटापा वो देखने को मिलता है। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कमजोर है और अप्रोच उससे बड़ा कमजोर है। आप फुल लेंथ डाइव नहीं मार सकते। आप फुल लेंथ डाइव मारकर अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपको अपनी विकेट की कीमत समझ में आती है, लेकिन पृथ्वी शॉ तो नित नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। आप मार्कवुड की स्पीड के सामने नहीं खेल सकते, आपको खेलना नहीं आता है। आप दूसरे मैच में शमी की बाउंसर जो है उसके सामने स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आप खेल नहीं पाते हैं। आप एक स्पिनर के सामने शॉट नहीं मार पा रहे हैं, अंधेड़ी शॉट मारते आउट होते हैं और आज आप रन आउट हो जाते हैं। करे तो करे क्या? और ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि गुरु उनका जीवन है, उनका करियर, और अगर इस तरह अपने करियर को बर्बाद करोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें। मसलन तुम्हारे साथ खेलने वाले शुभमन गिल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अभी कल भी 50 मारी थी। अर्शदीप को बात कर लो, वो अच्छा कर रहा है। बाकी भी जो प्लेयर हैं वो अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं और तुम्हारी जगह सबसे पहले बनी थी और तुम अपनी जगह को कूड़ा कर डाले हो। तो इंसान अपने आप को खुद एनालाइज करता है। पृथ्वी शॉ अब ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही कुछ अलग से चमत्कार कर दे जो उनकी स्टेटस की स्टोरीज में होते तो हो जाए, अदरवाइज उनका अप्रोच डिसअपॉइंटिंग है। और अब समझ में आता है कि वो क्यों बाहर थे। हम लोगों ने काफी उनके लिए जोर किया था कि पृथ्वी का सिलेक्शन होना चाहिए, बट उनका 4 मैचेस में अप्रोच, आउट होने का तरीका और उनका एफर्ट टीम के टुवर्ड्स, वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। काफी सेल्फिश खिलाड़ी वो नजर आ रहे हैं, सेल्फिश अपने आप को लेकर भी कि अपने लिए भी काम नहीं कर रहे, टीम के लिए छोड़िए। खैर इसके बाद मिचेल मार्श शादी के बाद आए, सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे, विकेट निकाले, 2 विकेट ले लिया था गेंदबाजी में, एक कैच ड्रॉप होता वरना 3 विकेट होते, लेकिन बल्ले से एक शॉट मारने के चक्कर में मिचेल मार्श भी आउट होते हैं। आज क्या बॉलिंग की सिराज और पानल ने, जबरदस्त, मतलब तेज गेंदबाजी कैसी होती है वो दिखाया यहां पर, वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद यश धुल जिन्हें अंडर 19 कप्तान थे उन्हें हायर किया गया, लगा वो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आज लगातार दूसरे मैच में वो आउट हुए। हालांकि क्वालिटी बॉलिंग थी, लेकिन फिर भी यश धुल को भी समझना पड़ेगा कि बहुत मौके नहीं मिलते। हमने उन्मुख चंद को देखा है इसी दिल्ली में आउट होकर फिर बैठ के अमेरिका में खेल रहे हैं, इंडिया में आईपीएल तक खेलने को नहीं मिल रहा। मसलन आप सोचिए कि 2 ओवर 2 गेंद में
नहीं 3 विकेट। अब इस टीम का क्या होगा जिसके 3 बल्लेबाज 2 रन पर आउट हुए हैं तीसरे ओवर में? वही होना था। इसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है मनीष पांडे और वार्नर के बीच में। वार्नर एक डेब्यूटेंट को अपना विकेट देते हैं, विजय कुमार उनका नाम है। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उनका होम ग्राउंड स्टेडियम है, वहां पर वो पहला मैच खेल रहे हैं और डेविड वार्नर जैसी बड़ी मछली का शिकार उन्होंने पहले मैच में कर लिया। तो उनके लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप अपनी पिच पर, अपने होम कंडीशंस पर खेलें, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो और डेब्यू मैच में डेविड वार्नर जो आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन बना चुके हैं, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो एक बड़ा मोमेंट उनके लिए था। तो डेविड वार्नर भी आउट होते हैं। इसके बाद पुरेल आते हैं। पुरेल अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो भी उतनी दमखम वाली नहीं दिखती और हर मैच में ये दिखा रहे हैं। हर्षल पटेल के पहले ओवर में वो भी आउट होते हैं। आलम यह है कि 9 ओवर में 53 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस टीम में बैटिंग में डेप्थ होने के बावजूद भी 7 नंबर पर अक्सर पटेल आते हैं। सोचिए, 7 नंबर पर अक्सर पटेल जिस टीम में हो, उस टीम के 10 ओवर में 50 पे 5 गिर जाएं। हालांकि किसी भी टीम में किसी दिन गिर सकते हैं, लेकिन 4 मैचेस में अगर एक ही कहानी हर मैच में रिपीट हो रही है तो फिर ये उस टीम के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो है मनीष पांडे की बल्लेबाजी ने दिया, क्योंकि उनकी लेगेसी अच्छी है और आज दिखाया कि अगर दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो 14 गेंद में 21 रन अक्सर पटेल के और 38 गेंदों में 50 रन मनीष पांडे के। इसके अलावा इस टीम में बात करने वाला कुछ था नहीं। मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, कंसिस्टेंसी दिखाई। मनीष पांडे लंबे समय से इन एंड आउट हो रहे थे, उन्हें बल्लेबाजी करते देख अच्छा लगा। लेकिन अगर दिल्ली को यहां से भी कोई वापसी करनी है, वापसी छोड़िए, इज्जत बचानी है, तो आपके खिलाड़ियों को स्टैंड लेना पड़ेगा। डेविड वार्नर जब तेज खेलते हैं तब आउट होते हैं, स्लो खेलते हैं तो टीम परफेक्ट होता है। मिचेल मार्श रन नहीं बना रहे, पूरी टीम जो है वो बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हो गया। हालांकि विराट के फैंस बहुत खुश हैं, क्योंकि सौरव गांगुली और विराट की टीम जो है वो आमने सामने, और इन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी जैसे चेतन शर्मा ने कही थी, उसके बाद तो इनके फैंस का अलग लेवल का स्वैग चल रहा है, वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात की जाए, सिराज आउटस्टैंडिंग, पार्नल आउटस्टैंडिंग। विजय ने आज शुरुआत की 2 विकेट निकाले, आते ही वो भी बहुत कमाल के रहे। हर्षल भी अच्छे थे। हसरंगा जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट निकाला मनीष पांडे का, तो वो भी अच्छे रहे। कुल मिलाकर इस टीम की गेंदबाजी जो है आज अच्छी रही, लेकिन यह मुकाबला उतनी बड़ी टीम या उतनी टफ टीम से नहीं था जिसको देखा जाए, और इसी वजह से बहुत सारी गलतियां छिप गई। वरना अनुज रावत के जो रन थे वो भारी पड़ते, रन थोड़े कम हो गए थे। तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आरसीबी को अच्छा करना है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी में। बाकी ये टीम अच्छी कर रही है, लेकिन दिल्ली क्या होगा हमें लगा आपसे पूछते हैं, बताइएगा। हैरी ब्रूक रुक रुक रुक, भाई रुका नहीं और भाई ने बहुत मारा। मतलब उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे ना कि जो करोड़ों में अंग्रेज बिके हैं ये सिर्फ लूटने आए हैं। हैरी ब्रूक ने आज शतक मारकर कहा कि हाँ भाई, कौन कौन थे जो कह रहे थे कि हम खाली लूटने आए हैं, आज लूटेंगे, लेकिन महफिल जबरदस्त तरीके से लूटा। ऐसा लूटा कि एक वक्त तो लगा कि अनाउंसमेंट करवा दी जाए यार कि कोलकाता जो एयरबेस है वहां से फ्लाइट टेक ऑफ होना बंद हो जाए, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है वो 2-4 गेंद वहां भी पहुंचा सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। आप फास्ट बॉलर लेकर आइए, हैरी ब्रूक आपको ताबड़तोड़ छक्के मार के उस पार पहुंचा देंगे। वो लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में जो मारा उन्होंने, आगाज दिखा दिया कि आरंभ है प्रचंड। हालांकि पहले मैच में 13, फिर 3 और फिर 13, ये हैरी ब्रूक की कहानी थी। वैसे वो बिके भी 13 में थे, 13 और उनका 3 का आंकड़ा जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। लेकिन हैरी ब्रूक ने आज सांसें थामी, धैर्य रखा और 32 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक मार दिया। पहले ही तो 32 पर मारा और आखिरी के जो है वो 23 गेंदों पर उन्होंने फिर 50 ठोक दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी। फास्ट बॉलर को तो उन्होंने, कहते हैं ना कि वो मालपुआ समझ के खा रहे थे, बहुत अच्छा मारा। 26 गेंद पे 66 रन ठोक दिए फास्ट बॉलर के खिलाफ, और 29 गेंदों पे 34 रन जो है वो स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा वो संभल रहे थे। हालांकि उस समय अभिषेक शर्मा ने सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन ये खिलाड़ी लाजवाब। हालांकि हैरी ब्रूक जो है वो कुछ अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, और ये बात हम सभी मानते हैं। आप क्यों नहीं मानेंगे? बीते 4 महीने में हैरी ब्रूक ने 4 टेस्ट सेंचुरी मारी है और आईपीएल में शतक ठोक दिया है। और ये जो रेंज है ना टेस्ट क्रिकेट से T20 की, ये उनकी लाजवाब है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसी वजह से लोगों ने बहुत हाई रेट करा। लोग कह रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वैसे रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे बने हैं। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पीएसएल में और आईपीएल में शतक लगाया है। अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में
तकरीबन 960 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं। इसमें से लाजमी सी बात है बहुत सारों ने पीएसएल भी खेला होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जो पीएसएल में शतक मारकर आईपीएल में शतक मार चुका हो। तो उसमें ये खिलाड़ी जो है ये अब टॉप लिस्ट पर आ रहा है। हैदराबाद के लिए ये बहुत बड़े एसेट है। हैदराबाद की मालकिन के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आज बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि जब उन्होंने पिक किया था उस वक्त वो बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब पहली पारी में 13 फिर 3 और फिर 13 बनाए तो धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि स्पिनर के सामने ये संघर्ष कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल ने आउट किया, रवि बिश्नोई ने आउट किया, तो लग रहा था कि यार इंडियन पिचेस पे सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आज इन्होंने शतक ठोका और वो पैसा जो था वो वसूल कर दिया। और ये हैदराबाद के तीसरे फॉरेनर प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मारा। इससे पहले डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो ने इससे शतक मारा था। इसके अलावा कोई फॉरेनर प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने हैदराबाद के लिए शतक मारा हो। तो ये भी एसआरएच के लिए एक नए। वैसे आज हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड ही मैच देखने आई थी, और मैच देखने क्या ही आई, मतलब किस्मत लेकर आई थी। हैरी ब्रूक ने शतक मारने के बाद कहा कि मेरा परिवार अब तक यहां पर था और मैं रन नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ये लोग जाएंगे मामला अलग हो जाएगा। और उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर। आसान शब्दों में वो कह रहे थे कि यार उनकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो लकी चार्म है, और पेरेंट्स को लेकर उनका जो नर्वसनेस है वो बढ़ गया था। पेरेंट्स ने इंडिया एंजॉय किया, 2-4 दिन घूमे, लगा लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, हम क्यों डांट खाएं कि 13 करोड़ में गया था, बाबू से कुछ पैसे लिए होंगे, निकल गए। लेकिन इसने एक क्लास जबरदस्त इनिंग जो है वो खेली है। हैरी ब्रूक के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक मार दिया है। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कम इनिंग खेली है। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 4 इनिंग खेली शतक मारने के लिए, और ये भी आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ब्रेंडन मैकलम ने तो पहली में ही मार दिया था। सिर्फ 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी कम इनिंग में अपना पहला शतक मारा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हैरी ब्रूक के नाम आ गया है। वन ऑफ द बेस्ट में आ गए हैं अभी से, चौथे मैच में शतक मारने के बाद। लेकिन आज मैच में कई और लोग भी हैं जिन्होंने महफिल लूटी। एक महफिल तो लूटी रिंकू सिंह ने, मतलब गाना था पल पल ना माने टिंकू जिया, लेकिन ये रिंकू जिया जो है ना छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका। जबरदस्त बल्लेबाजी, नॉट आउट लौटे, लड़ने का जज्बा जो है वो बहुत जबरदस्त है। और उससे पहले महफिल लूटी थी नीतीश राणा ने, वो एक ओवर में जो 28 रन मारा था, मजा आ गया था वो ओवर देख के, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया था। खैर अब बात मैच से कर लेते हैं। मैच में हैदराबाद जो है वो पहले बल्लेबाजी करने आई। मयंक अग्रवाल और आपके हैरी ब्रूक जो हैं वो एक साथ ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे। मयंक अग्रवाल चौथे ओवर में 40 के ऊपर स्कोर था, वो टुक 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 खेले थे, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। तभी आंद्रे रसल ने आते ही उनका विकेट निकाल लिया, और वो पहला विकेट था। आंद्रे रसल आज गेंदबाज के तौर पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाज के तौर पर आंद्रे रसल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकले, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि केकेआर मैच क्यों आ रही है। लेकिन रसल के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी जो हैं वो भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए, और रसल की ही एक गेंद पर उनका भी विकेट गिर जाता है। 2 विकेट यहां पर महत्वपूर्ण गिर जाते हैं जो एक परेशानी का सबब बन जाते हैं केकेआर को लेकर। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है पावर हिटिंग की। एक्चुअली पावर हिटिंग किसे कहते हैं वो माकरम और हैरी ब्रूक ने दिखाया। एडम माकरम जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं, इस टीम में कप्तान है। और मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में जो हैदराबाद ने इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इनके पास कई साल क्रिकेटिंग करियर है, और जब भी रिटेन करना हो खिलाड़ियों को तो ये 2 खिलाड़ी वो पक्का रिटेन करने वाले हैं। एडम माकरम ने 26 गेंदों में 50 रन ठोके, और बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 चौके मारे, लेकिन जब छक्कों की बात आ रही थी तो 1 2 3 4 5 छक्के मार दिए। जब वो आउट हुए उसके पहले अपना काम वो कर गए थे, और बाकी जो काम था वो हैरी ब्रूक साइड। इसके बाद 24 साल और 53 दिन के हैरी ब्रूक ने अपना आईपीएल का पहला शतक मारा, और नया रिकॉर्ड ये बनाया कि वो यंगेस्ट चौथे प्लेयर। इनसे ऊपर डेविड वार्नर हैं, डेविड विलर हैं, और एक खिलाड़ी और हैं क्विंटन डिकॉक जो टॉप पर है। 23 साल की उम्र में क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में शतक मार दिया था। तो ये चल रहा था। लेकिन आज इंस्पायर या कहें कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 29 रन बनाए हैं स्पिनर से खिलाफ, जबकि अगर आप उनका ओवरऑल देखेंगे तो 55 गेंदों में उन्होंने शतक ठोक दिया है। तो जब स्पिनर्स को लगाया गया, सुनील नरेन को, चक्रवर्ती को या फिर सुयश शर्मा को, उस टाइम लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभिषेक शर्मा जो हैं वो गार्ड ले रहे थे, और उसका असर यह हुआ कि उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे। खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती को और सुयश को उन्होंने घेर में लिया। तेज गेंदबाज आता था तो हैरी ब्रूक रन बनाया करते थे, लेकिन स्पिनर्स के सामने हैरी ब्रूक संभल कर खेल रहे थे और बहुत धीरे धीरे वो रन बना रहे थे। 29 गेंद पर 34 रन जो है वो अपने आप में समझाने के लिए काफी है। इसके बाद जो विकेट कीपर आए
उन्होंने भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और एक पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा को जब रसल ने आउट किया तो वो जो बॉल थी उसमें रसल को चोट लग गई और रसल को बाहर जाना पड़ा। अब आंद्रे रसल जो हैं वो केकेआर के बहुत बड़े एसेट हैं, लेकिन आज बाकी सारे गेंदबाज फीके नजर आए। वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटे, सुयश बहुत पिटे, लॉकी फर्ग्यूसन पिटे, शार्दुल ने एक ओवर किया उसमें उनके रन गए, रसल ने विकेट लिए लेकिन पिटाई बहुत हुई। केवल अगर आप 228 रन का पीछा करने उतरे हैं तो आपकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत दमदार होनी चाहिए, आपको शुरुआत बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन गुरबाज जो हैं आज फंस गए, शिकार हो गए भुवनेश्वर कुमार का। तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चलता किया और ये बड़ा विकेट था क्योंकि 228 में आपको शुरुआत बहुत तगड़ी चाहिए। इसके बाद जो अगला विकेट था वो गिरा था वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर ने धीमी पारी खेली, मैक्रो जॉनसन ने उन्हें 11 गेंदों में 10 रन बनाया था, आउट किया। एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया सुनील नरेन को ऊपर भेजकर, लेकिन मैक्रो जॉनसन के ओवर में वो बहुत अच्छा ओवर था जिसमें एक बॉल पर ये आउट होते हैं वेंकटेश अय्यर और अगली बॉल पर आउट हो जाते हैं आपके सुनील नरेन। और अगर आप 20 रन पर 3 विकेट गिरा देते हैं तो आपकी टीम जो है वो सडनली गिर जाती है, बहुत तगड़ी गिर जाती है। और भुवनेश्वर और मैक्रो की जो पहले 4 ओवर है वो बहुत अच्छे तगड़े थे। हालांकि इसके बाद एक ओवर आता है उमरान मलिक का। अब कई बार मुझे लगता है कि उमरान मलिक जो है वो बड़ा सोच कर आते हैं कि यार मैं एक गेंद जो है वो 149 या 150 फेंक दूंगा, 150 के आसपास, वो 1 लाख रुपए का चेक जो है वो मेरा बन जाएगा, बाकी देखा जाएगा। और वही देखने को मिला। नीतीश राणा ने बहुत ही एक्सेप्शनल बल्लेबाजी करते हुए उस ओवर में जो ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे हैं वो देखने लायक थे। मतलब उमरान मलिक जो स्पीड स्टार हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है, रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है। मार्कोट के उस एक ओवर को हटा दे तो इस आईपीएल में ऐसा दिखा नहीं है। बहुत पिटाई की और एक ओवर में 28 रन ठोक दिए और वो मैच का मेरे ख्याल से टॉप मूवमेंट था। नीतीश राणा और एन जगदीशन ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि आज एसआरएच की फील्डिंग जो है वो बहुत खराब थी। मतलब आप 5-6 कैचेस कैसे छोड़ सकते हैं? इस टाइम तो लग रहा था कि यार आप शॉट मारिए कैच छोड़ देंगे, आप चौका मारेंगे वो बॉल छोड़ देंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग जो है एसआरएच ने की, वरना जो ये 23 रनों से जीत है ये शायद 50, 53, 60, 65 से हो सकती थी क्योंकि एसआरएच की गेंदबाजी इतनी खराब नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक ओवर आता है मयंक मार्कंडे का। मयंक के ओवर में जगदीशन का वो कैच छूटता है, उसके बाद मयंक कमबैक कर लेते और मयंक की गेंदबाजी की वजह से भी केकेआर को झटका लगा क्योंकि मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए। एक विकेट जो निकाला वो निकाला जगदीशन का जब पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी 3 विकेट के बाद, और दूसरा विकेट जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आंद्रे रसल का था। रसल जो है इस आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं और अगर रसल की आप बात करेंगे तो 3-1-1-0 और 35 रन ये उनकी बीती 4 पारियां हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो केकेआर को देखना पड़ा। रसल के आउट होने के बाद शतक जो है वो पूरा किया नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, कैप्टन के तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट जो छोड़ा, लेकिन फिर रिंकू सिंह ने दिल जीता और रिंकू सिंह ने भी एक अर्धशतक बनाया। हालांकि फिलिप्स ने अर्धशतक बनाते हुए कैच छोड़ दिया था। 31 गेंद पर 58 रन उन्होंने बनाए। शार्दुल ठाकुर ने भी 7 गेंदों में 12 रन बनाए और इस वजह से मैच जो है वो केकेआर हार जाती है। भुवनेश्वर कुमार और मैक्रो जॉनसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। भुवनेश्वर बहुत इकोनॉमिकल रहे और जॉनसन भी इकोनॉमिकल थे। मयंक मार्कंडे एक्सेप्शनल थे। नटराजन की पिटाई काफी ज्यादा हुई, नटराजन के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की पिटाई हुई। उमरान मलिक भी पिटे, आखिरी ओवर में एक शार्दुल का विकेट ले लिया। लेकिन ये एसआरएच टीम जो है अब ये ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और आपके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो फायर करेंगे तो फिर मैच बदलने का दमखम रखते हैं। इस एसआरएच को मैंने शुरुआत में बहुत हाई रेट किया था, एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन फिर लगा कि शायद मैं गलत था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस और लगातार 2 मैचों में जीत के बाद एसआरएच एक अच्छी टीम फिर से लग रही है और बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन नए खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी हैं और यंग गन जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। और क्योंकि ये वो टीम है जिसमें जो आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि इस टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं, 3 अच्छे गेंदबाज आप फास्ट बॉलिंग में खिला लेते हैं। आपके पास स्पिनर मयंक मार्कंडे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत कमाल के हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर से ले आते हैं, तो कुल मिलाकर ये टीम जो है बहुत अच्छी है। आपके पास गेंदबाज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। क्या ये टीम माकरमी कप्तानी में कुछ एक्सेप्शनल कर पाएगी? मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यार इस आईपीएल में कोई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक दिल्ली की टीम जो है मुझे 19-20 लग रही है, बाकी मुंबई भी कमबैक कर सकती है और सभी टीमें जो हैं वो एक दूसरे को हरा सकती हैं। तो ये वाला आईपीएल बेस्ट आईपीएल इस अब तक का ओवरऑल होने वाला है।
बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच हो, विराट कोहली को लेकर पूरे स्टेडियम में शोर हो, अनुष्का शर्मा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट हो और सामने सौरव गांगुली बैठे हो, तो भाई विराट का बल्ला कैसे आग नहीं बरसेगा। मतलब जबरदस्त आग बरसेगा। और आज बरसाया विराट कोहली ने, जबरदस्त पारी खेली, 50 रन ठोक दिया और 50 ठोकने के बाद जो एग्रेशन दिखाया, ऐसा लगा कि शायद सौरभ को संदेश दिया था। आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, चेतन शर्मा ने कहा था सौरभ और विराट को लेकर, हालांकि ये मेरे दोनों फेवरेट है, लेकिन फिर भी ये एग्रेशन जो है अच्छा लगा और चेहरों ने बहुत सारी कहानी बयां कर दी। लेकिन दिल्ली की कहानी नहीं बदली। दिल्ली की वही कहानी फिर याद आई। ऊपर के बल्लेबाज जो है उनसे रन बनते नहीं। 2 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर। मसलन क्या करेंगी टीम? हालांकि पूरी टीम जो है उससे लगता है कि डांट फटकार की जरूरत है या एक नए सिरे से शुरुआत की जरूरत है। एक से एक मतलब नाम यहां पर हैं, लेकिन उन नामों का क्या फायदा अगर आप स्टैंड नहीं ले पाते, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन दिल्ली के लिए रहा। ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पायदान के लिए बने हैं और आखिर तक उनकी टीम में कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन आरसीबी अनुज रावत की वो टुक बल्लेबाजी के बावजूद एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाती। हालांकि शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन अनुज रावत को भी समझना पड़ेगा कि भाई काम ऐसे ना चल बे। इंपैक्ट प्लेयर हो आप, इंपैक्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो। कार्तिक ने भी रिकॉर्ड बनाया, अनचाहा 15वीं बार डक पर गए, लेकिन कुल मिलाकर शानदार मैच, जबरदस्त विराट कोहली का एटमॉस्फेयर और चिन्ना स्वामी की तो क्या ही बात है। दरअसल आज विराट कोहली कुछ अलग खा पी कर आए थे और उन्होंने वो दिखाया कि आज उनका जोश, उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल जो था वो कुछ हटकर था। 34 गेंदों में 6 चौके 1 छक्के के साथ विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक के पूरा करने के साथ ही आईपीएल में वो हाईएस्ट हाफ सेंचुरी में नंबर 2 पर पहुंच गए। शिखर धवन को पीछे छोड़ा। 51 हाफ सेंचुरी शिखर धवन ने मारी है और 52 हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने मारी। बड़ी बात यह है कि इस आईपीएल में 4 मैचेस में से 3 हाफ सेंचुरी विराट कोहली मार चुके हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस दमदार फॉर्म में है। वैसे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर पिछले मैच में कमेंटेटर ने सवाल खड़ा किया था और आज विराट कोहली ने जब हाफ सेंचुरी मारी तो गुरु एक्सप्रेशन, एटीट्यूड जो था वो अलग निकला, एग्रेशन जो था वो अलग निकला। मतलब बड़े टाइम बाद विराट कोहली के मुंह से वो बेन स्ट्रोक आया। आज विराट कोहली ने जश्न मनाया, वो एटीट्यूड दिखाया कि मैं हूं ना, और जबरदस्त वो एटीट्यूड था। उसको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है कि विराट फिर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि विराट बीते कुछ समय से काफी मैच्योर हो गए थे और इतना मैच्योर विराट के प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यार हमारा वाला कोहली वही है जो कस के आंख तरेड़ देता है, जो कस के आंख ऐसे कर देता है या कहता है कि बेन स्ट्रोक अच्छे खिलाड़ी हो। खैर ये एटीट्यूड दिखा, लेकिन इस एटीट्यूड के बाद विराट जो है वो रन नहीं बना पाए और फिर आउट हो गए। अब इसको लेकर भी है कि यार एटीट्यूड के बाद ही आउट। अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो विराट के अलावा जो बाकी बल्लेबाजी है, कई लोगों ने तो अच्छा खेला, कई लोगों पर सवाल है। मसलन फाफ डु प्लेसी हमेशा की तरह शानदार रहे, अच्छी शुरुआत की, 4 ओवर में 40 रन से ऊपर चले गए और जिसके बाद अमन खान ने एक बेहतरीन लाजवाब कैच पकड़ा। इस कैच की जितनी तारीफ आप करेंगे वो कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। 2 बार में उठा के पकड़ा। उसकी अगली गेंद पर मिचेल मार्श की लॉन्गरॉर का कैच पकड़ सकते थे, लेकिन मनीष पांडे ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। कैच पकड़ लिया होता तो शायद कुछ रन और कम बन जाते, लेकिन विराट ने अच्छी पार्टनरशिप की लॉन्गरॉर के साथ। विराट जब आउट हुए 10 ओवर में 89 हो चुके थे। इसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने आज आते ही 3 छक्के जड़ दिए और ये दिखाया कि अभी बहुत जान बाकी है। मैक्सवेल के छक्कों की तारीफें हो ही रही थी कि मैक्सवेल भी अपना विकेट जो है वो गिरा देते हैं। इसके बाद एक फैसला लिया गया हर्षल पटेल के आने का। हर्षल पटेल क्यों भेजे गए ऊपर प्रमोट करके, वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि अगर स्लो खिलाना था तो शहबाज नदीम को भेज देते, अगर तेज खेलना था तो दिनेश कार्तिक को भेज देते, लेकिन हर्षल पटेल को प्रमोट किया गया। उस फैसले कोई फायदा नहीं हुआ और फिर ओवर हैट्रिक जो है वो देखने को मिली। हर्षल पटेल आउट हुए और दिनेश कार्तिक भी इसके बाद आउट हो गए। वो भी आए, पहली बॉल पर ही आउट हो गए। अब दिनेश कार्तिक की फॉर्म जो है वो आरसीबी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ऊपर शुरुआत तो विराट और डुप्लेसी देते हैं, लेकिन नीचे रन नहीं बना रहे हैं वो कार्तिक की वजह से। कार्तिक एक बड़े एसेट रहे और कार्तिक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना 15 बार 0 पे आउट होने का। मनदीप सिंह के साथ वो इस लिस्ट में टॉप। खैर शहबाज ने 12 गेंदों पर 20 रन बनाए और अनुज रावत ने काफी डिसअपॉइंट किया, 22 गेंदों पर 15 रन। मसलन 68 का स्ट्राइक रेट कौन खेलता है भाई साहब? मतलब T20 में कौन खेलता है? और वो भी वो खिलाड़ी जिसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया हो। मतलब अनुज रावत मेरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। डिसअपॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं और कार्तिक की जगह अनुज रावत विकेट कीपर के तौर पर ले सकते हैं, लेकिन
अगर आप अपनी फील्डिंग में ध्यान नहीं देंगे और अगर आप 68 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर तक खेलने के बाद रन बनाएंगे तो गुरु आपको टीम में कौन लेगा, और वो भी तब जब आपकी उम्र बहुत कम है। तो अनुज रावत अपना खेल सुधार लें, क्योंकि 2 मैच से इंपैक्ट प्लेयर में उन्हें देखकर मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं और उन्हें देखना एक्चुअली काफी बोरिंग हो रहा है। तो अनुज रावत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 174 रन बने हैं, अगर यही 22 गेंदों में 40 रन होते या 35 रन होते तो शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाते। और जिस हिसाब से शुरुआत विराट ने दिलाई थी, 10 ओवर में अगर 89 रन पर आपके 1 विकेट गिरे हैं और आप 174 रन बनाते हैं 6 विकेट पर, तो फिर ये टीम के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हर मैच आपको गेंदबाज जुटाकर नहीं देंगे। आपकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन आपका लोअर ऑर्डर जो है वो एक समस्या का सबब बन रहा है। और ये बात विराट, डुप्लेसी और उनके टीम मैनेजमेंट को समझना है कि कार्तिक को फॉर्म में आना पड़ेगा और ऐसे युवाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते दिल्ली की बल्लेबाजी को लेकर। वैसे दिल्ली की बल्लेबाजी में बात करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं। सबके बारे में कर रहे हैं, इनके बारे में कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन तो इस साल है नहीं, तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ फिर एक बार बल्लेबाजी करने आए। और वही हुआ जो हर बार कहानी रिपीट होती है। पृथ्वी शॉ दूसरी बॉल खेलते हैं, एक शॉट मारते हैं और सर्किल में ही बॉल रहती है, भागते हैं, रनआउट हो जाते हैं। अब टेक्निकली रनआउट कोई भी हो सकता है। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट की एक्सपर्ट्स की दुनिया में कि अगर आप चेस कर रहे हो और आपका ओपनिंग बैट्समैन रनआउट होता है तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली के जीतने के आसार तो वैसे भी लगते नहीं है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट पृथ्वी शॉ से इसलिए क्योंकि पृथ्वी शॉ फुल एफर्ट नहीं देते हैं। अगर आप नजदीक बॉल गई और रन भाग रहे हैं तो आपको फुल अप्रोच देना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटापा वो देखने को मिलता है। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कमजोर है और अप्रोच उससे बड़ा कमजोर है। आप फुल लेंथ डाइव नहीं मार सकते। आप फुल लेंथ डाइव मारकर अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपको अपने विकेट की कीमत समझ में आती है, लेकिन पृथ्वी शॉ तो नित नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। आप मार्कवुड की स्पीड के सामने नहीं खेल सकते, आपको खेलना नहीं आता है। आप दूसरे मैच में शमी की बाउंसर जो है उसके सामने स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आप खेल नहीं पाते हैं। आप एक स्पिनर के सामने शॉट नहीं मार पा रहे हैं, अंधेड़ी शॉट मारते हैं, आउट होते हैं, और आज आप रन आउट हो जाते हैं। करे तो करे क्या? और ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि गुरु उनका जीवन है, उनका करियर, और अगर इस तरह अपने करियर को बर्बाद करोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें। मसलन तुम्हारे साथ खेलने वाले शुभमन गिल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में, अभी कल भी 50 मारी थी। अर्शदीप को बात कर लो, वो अच्छा कर रहा है। बाकी भी जो प्लेयर हैं वो अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारी जगह सबसे पहले बनी थी और तुम अपनी जगह को कूड़ा कर डालो। तो इंसान अपने आप को खुद एनालाइज करता है। पृथ्वी शॉ अब ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही कुछ अलग से चमत्कार करते जो उनकी स्टेटस की स्टोरीज में होते तो हो जाए, अदरवाइज उनका अप्रोच डिसअपॉइंटिंग है। और अब समझ में आता है कि वो क्यों बाहर थे। हम लोगों ने काफी उनके लिए जोर किया था कि पृथ्वी का सिलेक्शन होना चाहिए, बट उनका 4 मैचेस में अप्रोच, आउट होने का तरीका और उनका एफर्ट टीम के टुवर्ड्स, वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। काफी सेल्फिश खिलाड़ी वो नजर आ रहे हैं। सेल्फिश अपने आप को लेकर भी कि अपने लिए भी काम नहीं कर रहे, टीम के लिए छोड़िए। खैर, इसके बाद मिचेल मार्श शादी के बाद आए, सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे, विकेट निकाले, 2 विकेट ले लिया था गेंदबाजी में, एक कैच ड्रॉप होता वरना 3 विकेट होते, लेकिन बल्ले से एक शॉट मारने के चक्कर में मिचेल मार्श भी आउट होते हैं। आज क्या बॉलिंग की सिराज और पार्नल ने, जबरदस्त, मतलब तेज गेंदबाजी कैसी होती है वो दिखाया यहां पर, वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद यश धुल, जिन्हें अंडर 19 कप्तान थे, उन्हें हायर किया गया, लगा वो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आज लगातार दूसरे मैच में वो आउट हुए। हालांकि क्वालिटी बॉलिंग थी, लेकिन फिर भी यश धुल को भी समझना पड़ेगा कि बहुत मौके नहीं मिलते। हमने उन्मुख चंद को देखा है इसी दिल्ली में आउट होकर फिर बैठ के अमेरिका में खेल रहे हैं, इंडिया में आईपीएल तक खेलने को नहीं मिल रहा। मसलन आप सोचिए कि 2 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट। अब इस टीम का क्या होगा जिसके 3 बल्लेबाज 2 रन पर आउट हुए हैं तीसरे ओवर में? वही होना था। इसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है मनीष पांडे और वार्नर के बीच में। वार्नर एक डेब्यूटेंट को अपना विकेट देते हैं, विजय कुमार उनका नाम है। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उनका होम ग्राउंड स्टेडियम है, वहां पर वो पहला मैच खेल रहे हैं और डेविड वार्नर जैसी बड़ी मछली का शिकार उन्होंने पहले मैच में कर लिया। तो उनके लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप अपनी पिच पर, अपने होम कंडीशंस पर खेलें, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, और डेब्यू मैच में डेविड वार्नर जो आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन बना चुके हैं, सबसे तेज
5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो एक बड़ा मोमेंट उनके लिए था। तो डेविड वार्नर भी आउट होते हैं। इसके बाद पुरेल आते हैं। पुरेल अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो भी उतनी दमखम वाली नहीं दिखती और हर मैच में ये दिखा रहे हैं। हर्षल पटेल के पहले ओवर में वो भी आउट होते हैं। आलम यह है कि 9 ओवर में 53 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं और ये अपने आप में बताने के लिए काफी है कि इस टीम में बैटिंग में डेप्थ होने के बावजूद भी 7 नंबर पर अक्सर पटेल आते हैं। सोचिए आप, 7 नंबर पर अक्सर पटेल जिस टीम में हो, उस टीम के 10 ओवर में 50 पे 5 गिर जाएं। हालांकि किसी भी टीम में किसी दिन गिर सकते हैं, लेकिन 4 मैचेस में अगर एक ही कहानी हर मैच में रिपीट हो रही है तो फिर ये उस टीम के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो है मनीष पांडे की बल्लेबाजी ने दिया, क्योंकि उनकी लेगेसी अच्छी है और आज दिखाया कि अगर दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो 14 गेंद में 21 रन अक्सर पटेल के और 38 गेंदों में 50 रन मनीष पांडे के। इसके अलावा इस टीम में बात करने वाला कुछ था नहीं। मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, कंसिस्टेंसी दिखाई। मनीष पांडे लंबे समय से इन एंड आउट हो रहे थे, उन्हें बल्लेबाजी करते देख अच्छा लगा। लेकिन अगर दिल्ली को यहां से भी कोई वापसी करनी है, वापसी छोड़िए इज्जत बचानी है, तो आपके खिलाड़ियों को स्टैंड लेना पड़ेगा। डेविड वार्नर जब तेज खेलते हैं तब आउट होते हैं, स्लो खेलते हैं तो टीम परफेक्ट होता है। मिचेल मार्श रन नहीं बना रहे, पूरी टीम जो है वो बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हो गया। हालांकि विराट के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि सौरव गांगुली और विराट की टीम जो है वो आमने सामने, और इन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी जैसे चेतन शर्मा ने कही थी उसके बाद तो इनके फैंस का अलग लेवल का स्वैग चल रहा है, वो काफी एंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात की जाए, सिराज आउटस्टैंडिंग, पार्नल आउटस्टैंडिंग। विजय ने आज शुरुआत की 2 विकेट निकाले, आते ही वो भी बहुत कमाल के रहे। हर्षल भी अच्छे थे। हसरंगा जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट निकाला मनीष पांडे का, तो वो भी अच्छे रहे। कुल मिलाकर इस टीम की गेंदबाजी जो है आज अच्छी रही, लेकिन यह मुकाबला उतनी बड़ी टीम या उतनी टफ टीम से नहीं था जिसको देखा जाए, और इसी वजह से बहुत सारी गलतियां छिप गई। वरना अनुज रावत के जो रन थे वो भारी पड़ते, रन थोड़े कम हो गए थे। तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आरसीबी को अच्छा करना है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी में। बाकी ये टीम अच्छी कर रही है, लेकिन दिल्ली क्या होगा हमें लगा आपसे पूछते हैं, बताइएगा। हैरी ब्रूक रुक रुक रुक, भाई रुका नहीं और भाई ने बहुत मारा। मतलब उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे ना कि जो करोड़ों में अंग्रेज बिके हैं ये सिर्फ लूटने आए हैं। हैरी ब्रूक ने आज शतक मारकर कहा कि हाँ भाई, कौन कौन थे जो कह रहे थे कि हम खाली लूटने आए हैं, आज लूटेंगे, लेकिन महफिल जबरदस्त तरीके से लूटा। ऐसा लूटा कि एक वक्त तो लगा कि अनाउंसमेंट करवा दी जाए यार कि कोलकाता जो एयरबेस है वहां से फ्लाइट टेक ऑफ होना बंद हो जाए, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है वो 2-4 गेंद वहां भी पहुंचा सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। आप फास्ट बॉलर लेकर आइए, हैरी ब्रूक आपको ताबड़तोड़ छक्के मार के उस पार पहुंचा देंगे। वो लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में जो मारा उन्होंने, आगाज दिखा दिया कि आरंभ है प्रचंड। हालांकि पहले मैच में 13, फिर 3 और फिर 13, ये हैरी ब्रूक की कहानी थी। वैसे वो बिके भी 13 में थे, 13 और उनका 3 का आंकड़ा जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। लेकिन हैरी ब्रूक ने आज सांसें थामी, धैर्य रखा और 32 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक मार दिया। पहले ही तो 32 पर मारा और आखिरी के जो है वो 23 गेंदों पर उन्होंने फिर 50 ठोक दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी। फास्ट बॉलर को तो उन्होंने, कहते हैं ना कि वो मालपुआ समझ के खा रहे थे, बहुत अच्छा मारा। 26 गेंद पे 66 रन ठोक दिए फास्ट बॉलर के खिलाफ, और 29 गेंदों पे 34 रन जो है वो स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा वो संभल रहे थे। हालांकि उस समय अभिषेक शर्मा ने सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन ये खिलाड़ी लाजवाब। हालांकि हैरी ब्रूक जो है वो कुछ अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, और ये बात हम सभी मानते हैं। आप क्यों नहीं मानेंगे? बीते 4 महीने में हैरी ब्रूक ने 4 टेस्ट सेंचुरी मारी है और आईपीएल में शतक ठोक दिया है। और ये जो रेंज है ना टेस्ट क्रिकेट से T20 की, ये उनकी लाजवाब है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसी वजह से लोग उन्हें बहुत हाई रेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वैसे रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे बने हैं। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पीएसएल में और आईपीएल में शतक लगाया है। अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 960 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं। इसमें से लाजमी सी बात है बहुत सारों ने पीएसएल भी खेला होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जो पीएसएल में शतक मारकर आईपीएल में शतक मार चुका हो। तो उसमें ये खिलाड़ी जो है ये अब टॉप लिस्ट पर आ रहा है। हैदराबाद के लिए ये बहुत बड़े एसेट है। हैदराबाद की मालकिन के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आज बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि जब उन्होंने पिक किया था उस वक्त वो बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब पहली पारी में 13, फिर 3 और फिर 13 बनाए तो धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि स्पिनर के सामने ये संघर्ष कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल ने आउट किया, रवि बिश्नोई ने आउट किया, तो लग रहा था कि यार इंडियन पिचेस पे सक्सेसफुल नहीं है।
लेकिन आज इन्होंने शतक ठोका और वो पैसा जो था वो वसूल कर दिया। और ये हैदराबाद के तीसरे फॉरेनर प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मारा। इससे पहले डेविड वार्नर और जॉनी बेरिस्टो ने इससे शतक मारा था। इसके अलावा कोई फॉरेनर प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने हैदराबाद के लिए शतक मारा। तो ये भी एसआरएच के लिए एक नए। वैसे आज हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड ये मैच देखने आई थी और मैच देखने क्या ही आई, मतलब किस्मत लेकर आई थी। हैरी ब्रूक ने शतक मारने के बाद कहा कि मेरा परिवार अब तक यहां पर था और मैं रन नहीं बना पा रहा था, लेकिन मुझे पता था कि जैसे ये लोग जाएंगे मामला अलग हो जाएगा। और उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है यहां पर। आसान शब्दों में वो कह रहे थे कि उनकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो लकी चार्म है और पेरेंट्स को लेकर उनका जो नर्वसनेस है वो बढ़ गया था। पेरेंट्स ने इंडिया एंजॉय किया, 2-4 दिन घूमे, लगा लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, हम क्यों डांट खाएं कि 13 करोड़ में गया था, बाबू से कुछ पैसे लिए होंगे, निकल गए। लेकिन इसने एक क्लास जबरदस्त इनिंग जो है वो खेली है। हैरी ब्रूक के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक मार दिया है। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कम इनिंग खेली है। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 4 इनिंग खेली है शतक मारने के लिए और ये भी आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ब्रेंडन मैकलम ने तो पहली में ही मार दिया था। सिर्फ 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी कम इनिंग में अपना पहला शतक मारा है। तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हैरी ब्रूक के नाम आ गया है। वन ऑफ द बेस्ट में आ गए हैं अभी से, चौथे मैच में शतक मारने के बाद। लेकिन आज मैच में कई और लोग भी हैं जिन्होंने महफिल लूटी। एक महफिल तो लूटी रिंकू सिंह ने, मतलब गाना था पल पल ना माने टिंकू जिया, लेकिन ये रिंकू जिया जो है ना छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका, जबरदस्त बल्लेबाजी, नॉट आउट लौटे, लड़ने का जज्बा जो है वो बहुत जबरदस्त है। और उससे पहले महफिल लूटी थी नीतीश राणा ने, वो एक ओवर में जो 28 रन मारा था, मजा आ गया था वो ओवर देख के, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया था। खैर अब बात मैच में कर लेते हैं। मैच में हैदराबाद जो है वो पहले बल्लेबाजी करने आई। मयंक अग्रवाल और आपके हैरी ब्रूक जो हैं वो एक साथ ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे। मयंक अग्रवाल चौथे ओवर में 40 के ऊपर स्कोर था, वो टुक 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 खेले थे, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। तभी आंद्रे रसल ने आते ही उनका विकेट निकाल लिया और वो पहला विकेट था। आंद्रे रसल आज गेंदबाज के तौर पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाज के तौर पर आंद्रे रसल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकले और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि केकेआर मैच क्यों आ रही है। लेकिन रसल के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी जो हैं वो भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए और रसल की ही एक गेंद पर उनका भी विकेट गिर जाता है। 2 विकेट यहां पर महत्वपूर्ण गिर जाते हैं जो एक परेशानी का सबब बन जाते हैं केकेआर को लेकर। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है पावर हिटिंग की। एक्चुअली पावर हिटिंग किसे कहते हैं वो माकरम और हैरी ब्रूक ने दिखाया। एडम माकरम जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार रन बना रहे हैं, इस टीम में कप्तान है और मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में जो हैदराबाद ने इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इनके पास कई साल क्रिकेटिंग करियर है और जब भी रिटेन करना हो खिलाड़ियों को तो ये 2 खिलाड़ी वो पक्का रिटेन करने वाले हैं। एडम माकरम ने 26 गेंदों में 50 रन ठोके और बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 चौके मारे, लेकिन जब छक्कों की बात आ रही थी तो 1 2 3 4 5 छक्के मार दिए। जब वो आउट हुए उसके पहले अपना काम वो कर गए थे और बाकी जो काम था वो हैरी ब्रूक साइड। इसके बाद 24 साल और 53 दिन के हैरी ब्रूक ने अपना आईपीएल का पहला शतक मारा और नया रिकॉर्ड ये बनाया कि वो यंगेस्ट चौथे प्लेयर, इनसे ऊपर डेविड वार्नर हैं, डेविड मिलर हैं और एक खिलाड़ी और हैं क्विंटन डिकॉक जो टॉप पर है। 23 साल की उम्र में क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में शतक मार दिया था। तो ये चल रहा था, लेकिन आज इंस्पायर या कहें कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 29 रन बनाए हैं स्पिनर से खिलाफ, जबकि अगर आप उनका ओवरऑल देखेंगे तो 55 गेंदों में उन्होंने शतक ठोक दिया है। तो जब स्पिनर्स को लगाया गया, सुनील नरेन को, चक्रवर्ती को या फिर सुयश शर्मा को, उस टाइम लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभिषेक शर्मा जो हैं वो गार्ड ले रहे थे और उसका असर यह हुआ कि उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे। खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती को और सुयश को उन्होंने घेर में लिया। तेज गेंदबाज आता था तो हैरी ब्रूक रन बनाया करते थे, लेकिन स्पिनर्स के सामने हैरी ब्रूक संभल कर खेल रहे थे और बहुत धीरे धीरे वो रन बना रहे थे। 29 गेंद पर 34 रन जो है वो अपने आप में समझाने के लिए काफी है। इसके बाद जो विकेट कीपर आए उन्होंने भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और एक पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा को जब रसल ने आउट किया तो वो जो बॉल थी उसमें रसल को चोट लग गई और रसल को बाहर जाना पड़ा। अब आंद्रे रसल जो हैं वो केकेआर के बहुत बड़े एसेट हैं, लेकिन आज बाकी सारे गेंदबाज फीके नजर आए। वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटे, सुयश बहुत पिटे, लॉकी फर्ग्यूसन पिटे, शार्दुल ने एक ओवर किया उसमें उनके रन गए, रसल ने विकेट लिए लेकिन पिटाई बहुत हुई। केवल अगर आप 228 रन का पीछा करने उतरे हैं तो आपकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत दमदार होनी चाहिए, आपको शुरुआत बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन गुरबाज जो हैं आज फंस गए, शिकार हो गए भुवनेश्वर कुमार का। तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चलता किया
और ये बड़ा विकेट था क्योंकि 228 में आपको शुरुआत बहुत तगड़ी चाहिए। इसके बाद जो अगला विकेट था वो गिरा था वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर ने धीमी पारी खेली, मैक्रो जॉनसन ने उन्हें 11 गेंदों में 10 रन बनाया था, आउट किया। एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया सुनील नरेन को ऊपर भेजकर, लेकिन मैक्रो जॉनसन के ओवर में वो बहुत अच्छा ओवर था जिसमें एक बॉल पर ये आउट होते हैं वेंकटेश अय्यर और अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं आपके सुनील नरेन। और अगर आप 20 रन पर 3 विकेट गिरा देते हैं तो आपकी टीम जो है वो सडनली गिर जाती है, बहुत तगड़ी गिर जाती है। और भुवनेश्वर और मैक्रो की जो पहले 4 ओवर है वो बहुत अच्छे तगड़े थे। हालांकि इसके बाद एक ओवर आता है उमरान मलिक का। अब कई बार मुझे लगता है कि उमरान मलिक जो है वो बड़ा सोच कर आते हैं कि यार मैं एक गेंद जो है वो 149 या 150 फेंक दूंगा 150 के आसपास, वो 1 लाख रुपए का चेक जो है वो मेरा बन जाएगा, बाकी देखा जाएगा। और वही देखने को मिला। नीतीश राणा ने बहुत ही एक्सेप्शनल बल्लेबाजी करते हुए उस ओवर में जो ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे हैं वो देखने लायक थे। मतलब उमरान मलिक जो स्पीड स्टार हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है, रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है। मार्कोट के उस एक ओवर को हटा दे तो इस आईपीएल में ऐसा दिखा नहीं है। बहुत पिटाई की और एक ओवर में 28 रन ठोक दिए और वो मैच का मेरे ख्याल से टॉप मूवमेंट था। नीतीश राणा और एन जगदीशन ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि आज सारिश की फील्डिंग जो है वो बहुत खराब थी। मतलब आप 5-6 कैचेस कैसे छोड़ सकते हैं? इस टाइम तो लग रहा था कि यार आप शॉट मारिए कैच छोड़ देंगे, आप चौका मारेंगे वो बॉल छोड़ देंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग जो है सारिश ने की, वरना जो ये 23 रनों से जीते ये शायद 50, 53, 60, 65 से हो सकती थी क्योंकि सारिश की गेंदबाजी इतनी खराब नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक ओवर आता है मयंक मार्कंडे का। मयंक के ओवर में जगदीशन का वो कैच छूटता है, उसके बाद मयंक कमबैक कर लेते और मयंक की गेंदबाजी की वजह से भी केकेआर को झटका लगा क्योंकि मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए। एक विकेट जो निकाला वो निकाला जगदीशन का, जब पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी 3 विकेट के बाद, और दूसरा विकेट जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आंद्रे रसल का था। रसल जो है इस आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं और अगर रसल की आप बात करेंगे तो 3-1-1-0 और 35 रन ये उनकी बीती 4 पारियां हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो केकेआर को देखना पड़ा। रसल के आउट होने के बाद शतक जो है वो पूरा किया नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, कैप्टन के तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट जो छोड़ा। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने दिल जीता और रिंकू सिंह ने भी एक अर्धशतक बनाया। हालांकि फिलिप्स ने अर्धशतक बनाते हुए कैच छोड़ दिया था। 31 गेंद पर 58 रन उन्होंने बनाए। शार्दुल ठाकुर ने भी 7 गेंदों में 12 रन बनाए और इस वजह से मैच जो है वो केकेआर हार जाती है। भुवनेश्वर कुमार और मैक्रो जॉनसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। भुवनेश्वर बहुत इकोनॉमिकल रहे और जॉनसन भी इकोनॉमिकल थे। मयंक मार्कंडे एक्सेप्शनल थे। नटराजन की पिटाई काफी ज्यादा हुई, नटराजन के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की पिटाई हुई। उमरान मलिक भी पिटे, आखिरी ओवर में एक शार्दुल का विकेट ले लिया। लेकिन ये एसआरएच टीम जो है अब ये ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और आपके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो फायर करेंगे तो फिर मैच बदलने का दमखम रखते हैं। इस एसआरएच को मैंने शुरुआत में बहुत हाई रेट किया था एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन फिर लगा कि शायद मैं गलत था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस और लगातार 2 मैचों में जीत के बाद एसआरएच एक अच्छी टीम फिर से लग रही है और बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन नए खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी हैं और यंग गन जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। और क्योंकि ये वो टीम है जिसमें जो आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है क्योंकि इस टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं, 3 अच्छे गेंदबाज आप फास्ट बॉलिंग में खिला लेते हैं। आपके पास स्पिनर मयंक मार्कंडे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो वो आपके लिए एक बहुत कमाल के हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर से ले आते हैं तो कुल मिलाकर ये टीम जो है बहुत अच्छी है। आपके पास गेंदबाज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। क्या ये टीम माकरम की कप्तानी में कुछ एक्सेप्शनल कर पाएगी? मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यार इस आईपीएल में कोई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक दिल्ली की टीम जो है मुझे 19-20 लग रही है, बाकी मुंबई भी कमबैक कर सकती है और सभी टीमें जो हैं वो एक दूसरे को हरा सकती हैं। तो ये वाला आईपीएल बेस्ट आईपीएल इस अब तक का ओवरऑल होने वाला है। बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में मैच हो, विराट कोहली को लेकर पूरे स्टेडियम में शोर हो, अनुष्का शर्मा के चेहरे पर बड़ी सी मुस्कुराहट हो और सामने सौरव गांगुली बैठे हो, तो भाई विराट का बल्ला कैसे आग नहीं बरसेगा? मतलब जबरदस्त आग बरसेगा और आज बरसाया विराट कोहली ने। जबरदस्त पारी खेली, 50 रन ठोक दिया और 50 ठोकने के बाद जो एग्रेशन दिखाया ऐसा लगा कि शायद सौरभ को संदेश दिया था। आप नहीं जानते तो याद कर लीजिए, चेतन शर्मा ने कहा था सौरभ और विराट को लेकर, हालांकि ये मेरे दोनों फेवरेट है लेकिन फिर भी ये एग्रेशन जो है अच्छा लगा और चेहरों ने बहुत सारी कहानी बयां कर दी।
लेकिन दिल्ली की कहानी नहीं बदली। दिल्ली की वही कहानी फिर याद आई। ऊपर के बल्लेबाज जो है उनसे रन बनते नहीं। 2 ओवर 3 गेंद में 3 विकेट गिर जाते हैं 2 रन पर। मसलन क्या करेंगी टीम? हालांकि पूरी टीम जो है उससे लगता है कि डांट फटकार की जरूरत है या एक नए सिरे से शुरुआत की जरूरत है। एक से एक मतलब नाम यहां पर हैं, लेकिन उन नामों का क्या फायदा अगर आप स्टैंड नहीं ले पाते, आप परफॉर्म नहीं कर पाते। और बहुत डिसअपॉइंटिंग सीजन दिल्ली के लिए रहा। ऐसा लग रहा है कि वो आखिरी पायदान के लिए बने हैं और आखिर तक उनकी टीम में कुछ बदलने वाला नहीं। लेकिन आरसीबी अनुज रावत की वो टुक टुक बल्लेबाजी के बावजूद एक रिस्पेक्टेबल स्कोर बनाती। हालांकि शुरुआत बहुत तगड़ी हुई थी, लेकिन अनुज रावत को भी समझना पड़ेगा कि भाई काम ऐसे ना चल बे। इंपैक्ट प्लेयर हो आप, इंपैक्ट दिखाओ यार, क्या कर रहे हो? कार्तिक ने भी रिकॉर्ड बनाया, अनचाहा 15वीं बार डक पर गए। लेकिन कुल मिलाकर शानदार मैच, जबरदस्त विराट कोहली का एटमॉस्फेयर और चिन्ना स्वामी की तो क्या ही बात है। दरअसल आज विराट कोहली कुछ अलग खा पी कर आए थे और उन्होंने वो दिखाया कि आज उनका जोश, उनका एटीट्यूड, उनका स्टाइल जो था वो कुछ हटकर था। 34 गेंदों में 6 चौके 1 छक्के के साथ विराट कोहली ने अर्धशतक पूरा किया और इस अर्धशतक के पूरा करने के साथ ही आईपीएल में वो हाईएस्ट हाफ सेंचुरी में नंबर 2 पर पहुंच गए। शिखर धवन को पीछे छोड़ा। 51 हाफ सेंचुरी शिखर धवन ने मारी है और 52 हाफ सेंचुरी विराट कोहली ने मारी। बड़ी बात यह है कि इस आईपीएल में 4 मैचेस में से 3 हाफ सेंचुरी विराट कोहली मार चुके हैं और वो दिखा रहे हैं कि किस दमदार फॉर्म में है। वैसे विराट कोहली के स्ट्राइक रेट को लेकर पिछले मैच में कमेंटेटर ने सवाल खड़ा किया था और आज विराट कोहली ने जब हाफ सेंचुरी मारी तो गुरु एक्सप्रेशन, एटीट्यूड जो था वो अलग निकला, एग्रेशन जो था वो अलग निकला। मतलब बड़े टाइम बाद विराट कोहली के मुंह से वो बेन स्ट्रोक आया। आज विराट कोहली ने जश्न मनाया, वो एटीट्यूड दिखाया कि मैं हूं ना, और जबरदस्त वो एटीट्यूड था। उसको लेकर चर्चाएं सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा है कि विराट फिर बदले बदले नजर आ रहे हैं, क्योंकि विराट बीते कुछ समय से काफी मैच्योर हो गए थे और इतना मैच्योर विराट के प्रशंसकों को अच्छा नहीं लगता। उन्हें लगता है कि यार हमारा वाला कोहली वही है जो कस के आंख तरेड़ देता है, जो कस के आंख ऐसे कर देता है या कहता है कि बेन स्ट्रोक अच्छे खिलाड़ी हैं। खैर ये एटीट्यूड दिखा, लेकिन इस एटीट्यूड के बाद विराट जो है वो रन नहीं बना पाए और फिर आउट हो गए। अब इसको लेकर भी एक यार एटीट्यूड के बाद ही आउट। अगर बल्लेबाजी की बात कर ली जाए तो विराट के अलावा जो बाकी बल्लेबाजी है, कई लोगों ने तो अच्छा खेला, कई लोगों पर सवाल है। मसलन फाफ डु प्लेसी हमेशा की तरह शानदार रहे, अच्छी शुरुआत की, 4 ओवर में 40 रन से ऊपर चले गए और जिसके बाद अमन खान ने एक बेहतरीन लाजवाब कैच पकड़ा। इस कैच की जितनी तारीफ आप करेंगे वो कम है, क्योंकि ये वन ऑफ द बेस्ट कैच ऑफ द टूर्नामेंट कह सकते हैं। 2 बार में उठा के पकड़ा। उसकी अगली गेंद पर मिचेल मार्श की लॉन्गरॉर का कैच ही पकड़ सकते थे, लेकिन मनीष पांडे ने वो कैच ड्रॉप कर दिया। कैच पकड़ लिया होता तो शायद कुछ रन और कम बन जाते, लेकिन विराट ने अच्छी पार्टनरशिप की लॉन्गरॉर के साथ। विराट जब आउट हुए 10 ओवर में 89 हो चुके थे। इसके बाद मैक्सवेल आए। मैक्सवेल ने आज आते ही 3 छक्के जड़ दी और ये दिखाया कि अभी बहुत जान बाकी है। मैक्सवेल के छक्कों की तारीफें हो ही रही थी कि मैक्सवेल भी अपना विकेट जो है वो गिरा देते हैं। इसके बाद एक फैसला लिया गया हर्षल पटेल के आने का। हर्षल पटेल क्यों भेजे गए ऊपर प्रमोट करके, वो मेरी समझ से परे था, क्योंकि अगर स्लो खिलाना था तो शहबाज नदीम को भेज देते, अगर तेज खेलना था तो दिनेश कार्तिक को भेज देते। लेकिन हर्षल पटेल को प्रमोट किया गया, उस फैसले कोई फायदा नहीं हुआ और फिर ओवर हैट्रिक जो है वो देखने को मिली। हर्षल पटेल आउट हुए और दिनेश कार्तिक भी इसके बाद आउट हो गए। वो भी आए, पहली बॉल पर ही आउट हो गए। अब दिनेश कार्तिक की फॉर्म जो है वो आरसीबी के लिए चिंताजनक है, क्योंकि ऊपर शुरुआत तो विराट और डु प्लेसी देते हैं, लेकिन नीचे रन नहीं बना रहे हैं वो कार्तिक की वजह से। कार्तिक एक बड़े एसेट रहे और कार्तिक के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड बना 15 बार 0 पे आउट होने का। मनदीप सिंह के साथ वो इस लिस्ट में टॉप। खैर शहबाज ने 12 गेंदों पर 20 रन बनाए और अनुज रावत ने काफी डिसअपॉइंट किया, 22 गेंदों पर 15 रन। मसलन 68 का स्ट्राइक रेट कौन खेलता है भाई साहब? मतलब T20 में कौन खेलता है? और वो भी वो खिलाड़ी जिसे इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर लाया गया हो। मतलब अनुज रावत मेरे को बहुत डिसअपॉइंट कर रहे हैं। डिसअपॉइंट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दिनेश कार्तिक धीरे धीरे ओवर एज हो रहे हैं और कार्तिक की जगह अनुज रावत विकेटकीपर के तौर पर ले सकते हैं। लेकिन अगर आप अपनी फील्डिंग में ध्यान नहीं देंगे और अगर आप 68 के स्ट्राइक रेट से आखिरी ओवर तक खेलने के बाद रन बनाएंगे तो गुरु आपको टीम में कौन लेगा, और वो भी तब जब आपकी उम्र बहुत कम है। तो अनुज रावत अपना खेल सुधार लें, क्योंकि 2 मैच से इंपैक्ट प्लेयर में उन्हें देखकर मैं डिसअपॉइंट हो रहा हूं और उन्हें देखना एक्चुअली काफी बोरिंग हो रहा है। तो
अनुज रावत को ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो 174 रन बने हैं, अगर यही 22 गेंदों में 40 रन होते या 35 रन होते तो शायद वो 200 के आसपास पहुंच जाते। और जिस हिसाब से शुरुआत विराट ने दिलाई थी, 10 ओवर में अगर 89 रन पर आपके 1 विकेट गिरे हैं और आप 174 रन बनाते हैं 6 विकेट पर, तो फिर ये टीम के लिए सोचने वाली बात है, क्योंकि हर मैच आपको गेंदबाज जुटा कर नहीं देंगे। आपकी गेंदबाजी अच्छी है, लेकिन आपका लोअर ऑर्डर जो है वो एक समस्या का सबब बन रहा है। और ये बात विराट, डुप्लेसी और उनकी टीम मैनेजमेंट को समझना है कि कार्तिक को फॉर्म में आना पड़ेगा और ऐसे युवाओं को स्टैंड लेना पड़ेगा। अब बात कर लेते दिल्ली की बल्लेबाजी को लेकर। वैसे दिल्ली की बल्लेबाजी में बात करने वाला कुछ है नहीं, लेकिन अब बात कर ही रहे हैं तो बात कर लेते हैं। सबके बारे में कर रहे हैं, इनके बारे में कर लेते हैं। दिल्ली की तरफ से शिखर धवन तो इस साल है नहीं, तो डेविड वार्नर और पृथ्वी शॉ फिर एक बार बल्लेबाजी करने आए। और वही हुआ जो हर बार कहानी रिपीट होती है। पृथ्वी शॉ दूसरी बॉल खेलते हैं, एक शॉट मारते हैं और सर्किल में ही बॉल रहती है, भागते हैं, रनआउट हो जाते हैं। अब टेक्निकली रनआउट कोई भी हो सकता है। हालांकि कहा जाता है क्रिकेट की एक्सपर्ट्स की दुनिया में कि अगर आप चेस कर रहे हो और आपका ओपनिंग बैट्समैन रनआउट होता है तो जीतना बड़ा मुश्किल होता है, लेकिन दिल्ली के जीतने के आसार तो वैसे भी लगते नहीं है। लेकिन डिसअपॉइंटमेंट पृथ्वी शॉ से इसलिए क्योंकि पृथ्वी शॉ फुल एफर्ट नहीं देते हैं। अगर आप नजदीक बॉल गई और रन भाग रहे हैं तो आपको फुल अप्रोच देना पड़ेगा, लेकिन आपका मोटापा वो देखने को मिलता है। आपकी रनिंग बिटवीन द विकेट्स बहुत कमजोर है और अप्रोच उससे बड़ा कमजोर है। आप फुल लेंथ डाइव नहीं मार सकते। आप फुल लेंथ डाइव मारकर अपने आप को बचा सकते हैं अगर आपको अपनी विकेट की कीमत समझ में आती है, लेकिन पृथ्वी शॉ तो नित नए रिकॉर्ड्स बना रहे हैं। वो अलग अलग तरीके सिखा रहे हैं कैसे कैसे आउट हो सकते हैं। आप मार्कवुड की स्पीड के सामने नहीं खेल सकते, आपको खेलना नहीं आता है। आप दूसरे मैच में शमी की बाउंसर जो है उसके सामने स्ट्रगल करते हैं क्योंकि आप खेल नहीं पाते हैं। आप एक स्पिनर के सामने शॉट नहीं मार पा रहे हैं, अंधेड़ी शॉट मारते आउट होते हैं, और आज आप रन आउट हो जाते हैं। करें तो करें क्या? और ये पृथ्वी शॉ को सोचना पड़ेगा कि गुरु उनका जीवन है, उनका करियर, और अगर इस तरह अपने करियर को बर्बाद करोगे तो कौन पूछेगा तुम्हें। मसलन तुम्हारे साथ खेलने वाले शुभमन गिल टीम इंडिया के तीनों फॉर्मेट में अभी कल भी 50 मारी थी। अर्शदीप को बात कर लो, वो अच्छा कर रहा है। बाकी भी जो प्लेयर हैं वो अपनी अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और तुम्हारी जगह सबसे पहले बनी थी और तुम अपनी जगह को कूड़ा कर डालो। तो इंसान अपने आप को खुद एनालाइज करता है। पृथ्वी शॉ अब ऐसा लग रहा है कि साईं बाबा ही कुछ अलग से चमत्कार करते हैं जो उनकी स्टेटस की स्टोरीज में होते तो हो जाए, अदरवाइज उनका अप्रोच डिसअपॉइंटिंग है। और अब समझ में आता है कि वो क्यों बाहर थे। हम लोगों ने काफी उनके लिए जोर किया था कि पृथ्वी का सिलेक्शन होना चाहिए, बट उनका 4 मैचेस में अप्रोच, आउट होने का तरीका और उनका एफर्ट टीम के टुवर्ड्स, वो मुझे बहुत डिसअपॉइंटिंग लग रहा है। काफी सेल्फिश खिलाड़ी वो नजर आ रहे हैं। सेल्फिश अपने आप को लेकर भी कि अपने लिए भी काम नहीं कर रहे, टीम के लिए छोड़िए। खैर, इसके बाद मिचेल मार्श शादी के बाद आए, सोचा कि कुछ अच्छा करेंगे, विकेट निकाले, 2 विकेट ले लिया था गेंदबाजी में, एक कैच ड्रॉप होता वरना 3 विकेट होते, लेकिन बल्ले से एक शॉट मारने के चक्कर में मिचेल मार्श भी आउट होते हैं। आज क्या बॉलिंग की सिराज और पार्नल ने, जबरदस्त, मतलब तेज गेंदबाजी कैसी होती है वो दिखाया यहां पर। वो आउट हो जाते हैं। इसके बाद यश धुल, जिन्हें अंडर 19 कप्तान थे, उन्हें हायर किया गया, लगा वो भी अच्छा कर सकते हैं, लेकिन आज लगातार दूसरे मैच में वो आउट हुए। हालांकि क्वालिटी बॉलिंग थी, लेकिन फिर भी यश धुल को भी समझना पड़ेगा कि बहुत मौके नहीं मिलते। हमने उन्मुख चंद को देखा है इसी दिल्ली में आउट होकर फिर बैठ के अमेरिका में खेल रहे हैं, इंडिया में आईपीएल तक खेलने को नहीं मिल रहा। मसलन आप सोचिए कि 2 ओवर 2 गेंद में 3 विकेट। अब इस टीम का क्या होगा जिसके 3 बल्लेबाज 2 रन पर आउट हुए हैं तीसरे ओवर में? वही होना था। इसके बाद एक छोटी सी पार्टनरशिप होती है मनीष पांडे और वार्नर के बीच में। वार्नर एक डेब्यूटेंट को अपना विकेट देते हैं, विजय कुमार उनका नाम है। आज चिन्नास्वामी स्टेडियम में, जो उनका होम ग्राउंड स्टेडियम है, वहां पर वो पहला मैच खेल रहे हैं, और डेविड वार्नर जैसी बड़ी मछली का शिकार उन्होंने पहले मैच में कर लिया। तो उनके लिए भी एक बड़ा प्राउड मोमेंट है, क्योंकि आप अपनी पिच पर, अपने होम कंडीशंस पर खेलें, विराट कोहली जैसा खिलाड़ी आपकी टीम में हो, और डेब्यू मैच में डेविड वार्नर जो आईपीएल में सर्वाधिक 50 रन बना चुके हैं, सबसे तेज 5000 रन बनाने वाले खिलाड़ी हैं, तो एक बड़ा मोमेंट उनके लिए था। तो डेविड वार्नर भी आउट होते हैं। इसके बाद पोरेल आते हैं। पोरेल अच्छे विकेट कीपर हैं, लेकिन उनकी बल्लेबाजी जो है वो भी उतनी दमखम वाली नहीं दिखती, और हर मैच में ये दिखा रहे हैं। हर्षल पटेल के पहले ओवर में वो भी आउट होते हैं। आलम यह है कि 9 ओवर में 53 रन पर 5 विकेट गिर जाते हैं, और ये अपने आप में बताने के लिए काफी कि इस टीम में बैटिंग में डेप्थ होने के बावजूद भी 7 नंबर पर अक्सर पटेल आते हैं। सोचिए
7 नंबर पर अक्षर पटेल जिस टीम में हो, उस टीम के 10 ओवर में 50 पे 5 गिर जाए। हालांकि किसी भी टीम में किसी दिन गिर सकते हैं, लेकिन 4 मैचेस में अगर एक ही कहानी हर मैच में रिपीट हो रही है तो फिर ये उस टीम के लिए बहुत चिंताजनक बात है। हालांकि थोड़ा सा सेटिस्फैक्शन जो है मनीष पांडे की बल्लेबाजी ने दिया, क्योंकि उनकी लेगेसी अच्छी है और आज दिखाया कि अगर दिल्ली की बल्लेबाजी की बात करें तो 14 गेंद में 21 रन अक्षर पटेल के और 38 गेंदों में 50 रन मनीष पांडे के। इसके अलावा इस टीम में बात करने वाला कुछ था नहीं। मनीष पांडे ने अच्छी बल्लेबाजी की, कंसिस्टेंसी दिखाई। मनीष पांडे लंबे समय से इन एंड आउट हो रहे थे, उन्हें बल्लेबाजी करते देख अच्छा लगा। लेकिन अगर दिल्ली को यहां से भी कोई वापसी करनी है, वापसी छोड़िए इज्जत बचानी है, तो आपके खिलाड़ियों को स्टैंड लेना पड़ेगा। डेविड वार्नर जब तेज खेलते हैं तब आउट होते हैं, स्लो खेलते हैं तो टीम परफेक्ट होता है। मिचेल मार्श रन नहीं बना रहे, पूरी टीम जो है वो बहुत 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 फ्रस्ट्रेटिंग सिचुएशन में हो गया। हालांकि विराट के फैंस बहुत खुश हैं क्योंकि सौरव गांगुली और विराट की टीम जो है वो आमने सामने, और इन लोगों को लेकर कंट्रोवर्सी जैसे चेतन शर्मा ने कही थी उसके बाद तो इनके फैंस का अलग लेवल का स्वैग चल रहा है, वो काफी इंजॉय कर रहे हैं। गेंदबाजी की बात की जाए, सिराज आउटस्टैंडिंग, पार्नल आउटस्टैंडिंग। विजय ने आज शुरुआत की 2 विकेट निकाले, आते ही वो भी बहुत कमाल के रहे। हर्षल भी अच्छे थे। हसरंगा जो है वो थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट निकाला मनीष पांडे का, तो वो भी अच्छे रहे। कुल मिलाकर इस टीम की गेंदबाजी जो है आज अच्छी रही, लेकिन यह मुकाबला उतनी बड़ी टीम या उतनी टफ टीम से नहीं था जिसको देखा जाए, और इसी वजह से बहुत सारी गलतियां छिप गई। वरना अनुज रावत के जो रन थे वो भारी पड़ते, रन थोड़े कम हो गए थे। तो बड़ी टीमों के खिलाफ अगर आरसीबी को अच्छा करना है तो फिर थोड़ा सा अपने आप को इंप्रूव करना पड़ेगा लोअर ऑर्डर बल्लेबाजी में। बाकी ये टीम अच्छी कर रही है, लेकिन दिल्ली क्या होगा हमें लगा आपसे पूछते हैं, बताइएगा। हैरी ब्रूक रुक रुक रुक, भाई रुका नहीं और भाई ने बहुत मारा। मतलब उन सभी लोगों को जवाब दे दिया जो कह रहे थे ना कि जो करोड़ों में अंग्रेज बिके हैं ये सिर्फ लूटने आए हैं। हैरी ब्रूक ने आज शतक मारकर कहा कि हाँ भाई, कौन कौन थे जो कह रहे थे कि हम खाली लूटने आए हैं, आज लूटेंगे, लेकिन महफिल जबरदस्त तरीके से लूटा। ऐसा लूटा कि एक वक्त तो लगा कि अनाउंसमेंट करवा दी जाए यार कि कोलकाता जो एयरबेस है वहां से फ्लाइट टेक ऑफ होना बंद हो जाए, क्योंकि हैरी ब्रूक जो है वो 2-4 गेंद वहां भी पहुंचा सकते हैं। जबरदस्त बल्लेबाजी। आप फास्ट बॉलर लेकर आइए, हैरी ब्रूक आपको ताबड़तोड़ छक्के मार के उस पार पहुंचा देंगे। वो लॉकी फर्ग्यूसन के ओवर में जो मारा उन्होंने, आगाज दिखा दिया कि आरंभ है प्रचंड। हालांकि पहले मैच में 13, फिर 3 और फिर 13, ये हैरी ब्रूक की कहानी थी। वैसे वो बिके भी 13 में थे, 13 और उनका 3 का आंकड़ा जो है वो बहुत जबरदस्त चल रहा था। लेकिन हैरी ब्रूक ने आज सांसें थामी, धैर्य रखा और 32 गेंदों पर उन्होंने अर्धशतक मार दिया। पहले ही तो 32 पर मारा और आखिरी के जो है वो 23 गेंदों पर उन्होंने फिर 50 ठोक दिया। जबरदस्त बल्लेबाजी। फास्ट बॉलर को तो उन्होंने, कहते ना कि वो मालपुआ समझ के खा रहे थे, बहुत अच्छा मारा। 26 गेंद पे 66 रन ठोक दिए फास्ट बॉलर के खिलाफ, और 29 गेंदों पे 34 रन जो है वो स्पिनर के खिलाफ थोड़ा सा वो संभल रहे थे। हालांकि उस समय अभिषेक शर्मा ने सारा काम पूरा कर दिया, लेकिन ये खिलाड़ी लाजवाब। हालांकि हैरी ब्रूक जो है वो कुछ अलग लेवल के खिलाड़ी हैं, और ये बात हम सभी मानते हैं। आप क्यों नहीं मानेंगे? बीते 4 महीने में हैरी ब्रूक ने 4 टेस्ट सेंचुरी मारी है और आईपीएल में शतक ठोक दिया है। और ये जो रेंज है ना टेस्ट क्रिकेट से T20 की, ये उनकी लाजवाब है, बहुत ज्यादा अच्छी है, और इसी वजह से लोग उन्हें बहुत हाई रेट कर रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि यार ये खिलाड़ी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। वैसे रिकॉर्ड्स भी बहुत सारे बने हैं। ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने पीएसएल में और आईपीएल में शतक लगाया है। अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं, जबकि इंटरनेशनल क्रिकेट में तकरीबन 960 खिलाड़ी ऐसे हैं जो आईपीएल में खेल चुके हैं। इसमें से लाजमी सी बात है बहुत सारों ने पीएसएल भी खेला होगा, लेकिन अब तक कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं रहा जो पीएसएल में शतक मारकर आईपीएल में शतक मार चुका हो। तो उसमें ये खिलाड़ी जो है ये अब टॉप लिस्ट पर आ रहा है। हैदराबाद के लिए ये बहुत बड़े एसेट है। हैदराबाद की मालकिन के चेहरे की मुस्कुराहट जो है वो आज बहुत बढ़ गई होगी, क्योंकि जब उन्होंने पिक किया था उस वक्त वो बहुत मुस्कुरा रही थी, लेकिन जब पहली पारी में 13, फिर 3 और फिर 13 बनाए तो धड़कनें बढ़ने लगी, क्योंकि स्पिनर के सामने ये संघर्ष कर रहे हैं। यजुवेंद्र चहल ने आउट किया, रवि बिश्नोई ने आउट किया, तो लग रहा था कि यार इंडियन पिचेस पे सक्सेसफुल नहीं है, लेकिन आज इन्होंने शतक ठोका और वो पैसा जो था वो वसूल कर दिया। और ये हैदराबाद के तीसरे फॉरेनर प्लेयर हैं जिन्होंने शतक मारा। इससे पहले डेविड वार्नर और जॉनी बेयरस्टो ने इससे शतक मारा था। इसके अलावा कोई फॉरेनर प्लेयर ऐसा नहीं है जिसने हैदराबाद के लिए शतक मारा। तो ये भी एसआरएच के लिए एक नए। वैसे आज हैरी ब्रूक की गर्लफ्रेंड ही मैच देखने आई थी, और मैच देखने क्या ही आई, मतलब किस्मत लेकर आई थी। हैरी ब्रूक ने शतक मारने के बाद कहा कि मेरा परिवार अब तक यहां पर था और मैं रन नहीं बना पा रहा था,
लेकिन मुझे पता था कि जैसे ये लोग जाएंगे मामला अलग हो जाएगा। और उन्होंने कहा मेरी गर्लफ्रेंड है यहाँ पर। आसान शब्दों में वो कह रहे थे कि यार उनकी गर्लफ्रेंड जो है ना वो लकी चार्म है, और पेरेंट्स को लेकर उनका जो नर्वसनेस है वो बढ़ गया था। पेरेंट्स ने इंडिया एंजॉय किया, 2-4 दिन घूमे, लगा लड़का परफॉर्म नहीं कर रहा, हम क्यों डांट खाएं कि 13 करोड़ में गया था, बाबू से कुछ पैसे लिए होंगे, निकल गए। लेकिन इसने एक क्लास जबरदस्त इनिंग जो है वो खेली है। हैरी ब्रूक के बारे में तो बहुत सारी चर्चाएं हो रही हैं। वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर हैं जिन्होंने आईपीएल में शतक मार दिया है। बहुत कम खिलाड़ी ऐसे जिन्होंने कम इनिंग खेली है। हैरी ब्रूक ने सिर्फ 4 इनिंग खेली शतक मारने के लिए, और ये भी आईपीएल के इतिहास में वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। ब्रेंडन मैकलम ने तो पहली में ही मार दिया था। सिर्फ 3-4 खिलाड़ी हैं जिन्होंने इतनी कम इनिंग में अपना पहला शतक मारा है, तो ये भी एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है जो हैरी ब्रूक के नाम आ गया है। वन ऑफ द बेस्ट में आ गए हैं अभी से, चौथे मैच में शतक मारने के बाद। लेकिन आज मैच में कई और लोग भी हैं जिन्होंने महफिल लूटी। एक महफिल तो लूटी रिंकू सिंह ने, मतलब गाना था पल पल ना माने टिंकू जिया, लेकिन ये रिंकू जिया जो है ना छोटे पैकेट में बहुत बड़ा धमाका, जबरदस्त बल्लेबाजी, नॉट आउट लौटे, लड़ने का जज्बा जो है वो बहुत जबरदस्त है। और उससे पहले महफिल लूटी थी नीतीश राणा ने, वो एक ओवर में जो 28 रन मारा था, मजा आ गया था वो ओवर देख के, कसम से दिल गार्डन गार्डन हो गया था। खैर अब बात मैच से कर लेते हैं। मैच में हैदराबाद जो है वो पहले बल्लेबाजी करने आई। मयंक अग्रवाल और आपके हैरी ब्रूक जो हैं वो एक साथ ओपनिंग बैटिंग कर रहे थे। मयंक अग्रवाल चौथे ओवर में 40 के ऊपर स्कोर था, वो टुक 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 खेले थे, बहुत अच्छी बैटिंग उन्होंने की। तभी आंद्रे रसल ने आते ही उनका विकेट निकाल लिया, और वो पहला विकेट था। आंद्रे रसल आज गेंदबाज के तौर पर बड़ी अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। बल्लेबाज के तौर पर आंद्रे रसल बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, उनके बल्ले से रन नहीं निकले, और ये एक बहुत बड़ी वजह है कि केकेआर मैच क्यों आ रही है। लेकिन रसल के आउट होने के बाद राहुल त्रिपाठी जो हैं वो भी कोई खास कारनामा नहीं कर पाए, और रसल की ही एक गेंद पर उनका भी विकेट गिर जाता है। 2 विकेट यहां पर महत्वपूर्ण गिर जाते हैं जो एक परेशानी का सबब बन जाते हैं केकेआर को लेकर। लेकिन इसके बाद शुरुआत होती है पावर हिटिंग की। एक्चुअली पावर हिटिंग किसे कहते हैं वो माकरम और हैरी ब्रूक ने दिखाया। एडम माकरम जो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करके आए, इंटरनेशनल क्रिकेट में लगातार रन बना रहे, इस टीम में कप्तान है, और मुझे लगता है कि इन दोनों खिलाड़ियों में जो हैदराबाद ने इन्वेस्टमेंट किया है ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत अच्छा है, क्योंकि अभी इनके पास कई साल क्रिकेटिंग करियर है, और जब भी रिटेन करना हो खिलाड़ियों को तो ये 2 खिलाड़ी वो पक्का रिटेन करने वाले हैं। एडम माकरम ने 26 गेंदों में 50 रन ठोके, और बड़ी बात यह है कि सिर्फ 2 चौके मारे, लेकिन जब छक्कों की बात आ रही थी तो 1 2 3 4 5 छक्के मार दिए। जब वो आउट हुए उसके पहले अपना काम वो कर गए थे, और बाकी जो काम था वो हैरी ब्रूक साइड। इसके बाद 24 साल और 53 दिन के हैरी ब्रूक ने अपना आईपीएल का पहला शतक मारा, और नया रिकॉर्ड ये बनाया कि वो यंगेस्ट चौथे प्लेयर। इनसे ऊपर डेविड वार्नर हैं, डेविड मिलर हैं, और एक खिलाड़ी और हैं क्विंटन डिकॉक जो टॉप पर है। 23 साल की उम्र में क्विंटन डिकॉक ने आईपीएल में शतक मार दिया था। तो ये चल रहा था। लेकिन आज इंस्पायर या कहें कि आप बहुत ज्यादा अच्छे लगे अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा की तारीफ इसलिए करनी होगी क्योंकि हैरी ब्रूक ने 34 गेंदों में 29 रन बनाए हैं स्पिनर से खिलाफ, जबकि अगर आप उनका ओवरऑल देखेंगे तो 55 गेंदों में उन्होंने शतक ठोक दिया है। तो जब स्पिनर्स को लगाया गया, सुनील नरेन को, चक्रवर्ती को या फिर सुयश शर्मा को, उस टाइम लेफ्ट हैंड बैट्समैन अभिषेक शर्मा जो हैं वो गार्ड ले रहे थे, और उसका असर यह हुआ कि उन्होंने ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे। खासतौर पर वरुण चक्रवर्ती को और सुयश को उन्होंने घेर में लिया। तेज गेंदबाज आता था तो हैरी ब्रूक रन बनाया करते थे, लेकिन स्पिनर्स के सामने हैरी ब्रूक संभल कर खेल रहे थे, और बहुत धीरे धीरे वो रन बना रहे थे। 29 गेंद पर 34 रन जो है वो अपने आप में समझाने के लिए काफी है। इसके बाद जो विकेट कीपर आए उन्होंने भी आते ही ताबड़तोड़ शॉट्स लगाए और एक पहाड़ जैसा स्कोर जो है वो खड़ा कर दिया। हालांकि अभिषेक शर्मा को जब रसल ने आउट किया तो वो जो बॉल थी उसमें रसल को चोट लग गई और रसल को बाहर जाना पड़ा। अब आंद्रे रसल जो हैं वो केकेआर के बहुत बड़े एसेट हैं, लेकिन आज बाकी सारे गेंदबाज फीके नजर आए। वरुण चक्रवर्ती बहुत पिटे, सुयश बहुत पिटे, लॉकी फर्ग्यूसन पिटे, शार्दुल ने एक ओवर किया उसमें उनके रन गए, रसल ने विकेट लिए लेकिन पिटाई बहुत हुई। केवल अगर आप 228 रन का पीछा करने उतरे हैं तो आपकी बल्लेबाजी यूनिट बहुत दमदार होनी चाहिए, आपको शुरुआत बहुत तगड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन गुरबाज जो हैं आज फंस गए, शिकार हो गए भुवनेश्वर कुमार का। तीसरी बॉल पर भुवनेश्वर कुमार ने उन्हें चलता किया और ये बड़ा विकेट था क्योंकि 228 में आपको शुरुआत बहुत तगड़ी चाहिए। इसके बाद जो अगला विकेट था वो गिरा था वेंकटेश अय्यर का। वेंकटेश अय्यर ने धीमी पारी खेली, मैक्रो जॉनसन ने उन्हें 11 गेंदों में 10 रन बनाया था, आउट किया। एक नया एक्सपेरिमेंट किया गया सुनील नरेन को ऊपर भेजकर, लेकिन मैक्रो जॉनसन के ओवर में वो बहुत अच्छा ओवर था जिसमें एक बॉल पर ये आउट होते हैं वेंकटेश अय्यर और अगली ही बॉल पर आउट हो जाते हैं आपके सुनील नरेन। और अगर आप 20 रन पर 3 विकेट गिरा देते हैं तो आपकी टीम जो है वो सडनली गिर जाती है।
बहुत तगड़ी गिर जाती है। और भुवनेश्वर और मैक्रो की जो पहले 4 ओवर है वो बहुत अच्छे तगड़े थे। हालांकि इसके बाद एक ओवर आता है उमरान मलिक का। अब कई बार मुझे लगता है कि उमरान मलिक जो है वो बड़ा सोच कर आते हैं कि यार मैं एक गेंद जो है वो 149 या 150 फेंक दूंगा 150 के आसपास, वो 1 लाख रुपए का चेक जो है वो मेरा बन जाएगा, बाकी देखा जाएगा। और वही देखने को मिला। नीतीश राणा ने बहुत ही एक्सेप्शनल बल्लेबाजी करते हुए उस ओवर में जो ताबड़तोड़ छक्के चौके मारे हैं वो देखने लायक थे। मतलब उमरान मलिक जो स्पीड स्टार हैं, कई बार लोग कहते हैं कि यार रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है, रॉ पेस की बड़ी वैल्यू होती है। मार्कोट के उस एक ओवर को हटा दे तो इस आईपीएल में ऐसा दिखा नहीं है। बहुत पिटाई की और एक ओवर में 28 रन ठोक दिए और वो मैच का मेरे ख्याल से टॉप मूवमेंट था। नीतीश राणा और एन जगदीशन ने अच्छी बल्लेबाजी की। हालांकि आज एसआरएच की फील्डिंग जो है वो बहुत खराब थी। मतलब आप 5-6 कैचेस कैसे छोड़ सकते हैं? इस टाइम तो लग रहा था कि यार आप शॉट मारिए कैच छोड़ देंगे, आप चौका मारेंगे वो बॉल छोड़ देंगे। बहुत ही खराब फील्डिंग जो है एसआरएच ने की, वरना जो ये 23 रनों से जीते ये शायद 50, 53, 60, 65 से हो सकती थी, क्योंकि एसआरएच की गेंदबाजी इतनी खराब नहीं थी। लेकिन उसके बाद एक ओवर आता है मयंक मार्कंडे का। मयंक के ओवर में जगदीशन का वो कैच छूटता है, उसके बाद मयंक कमबैक कर लेते हैं और मयंक की गेंदबाजी की वजह से भी केकेआर को झटका लगा, क्योंकि मयंक मार्कंडे ने 4 ओवर में सिर्फ 27 रन दिए और इसमें 2 बड़े महत्वपूर्ण विकेट निकाल दिए। एक विकेट जो निकाला वो निकाला जगदीशन का, जब पार्टनरशिप बननी शुरू हो गई थी 3 विकेट के बाद, और दूसरा विकेट जो था वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था क्योंकि वो आंद्रे रसल का था। रसल जो है इस आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप चल रहे हैं और अगर रसल की आप बात करेंगे तो 3-1-1-0 और 35 रन ये उनकी बीती 4 पारियां हैं और इस वजह से बहुत ज्यादा नुकसान जो है वो केकेआर को देखना पड़ा। रसल के आउट होने के बाद शतक जो है वो पूरा किया नीतीश राणा ने 41 गेंदों में 75 रन बनाए। बहुत अच्छी बल्लेबाजी थी, कैप्टन के तौर पर एक बड़ा इंपैक्ट जो छोड़ा। लेकिन फिर रिंकू सिंह ने दिल जीता और रिंकू सिंह ने भी एक अर्धशतक बनाया। हालांकि फिलिप्स ने अर्धशतक बनाते हुए कैच छोड़ दिया था। 31 गेंद पर 58 रन उन्होंने बनाए। शार्दुल ठाकुर ने भी 7 गेंदों में 12 रन बनाए और इस वजह से मैच जो है वो केकेआर हार जाती है। भुवनेश्वर कुमार और मैक्रो जेनसन ने बड़ी अच्छी गेंदबाजी की, 3 विकेट निकाले। भुवनेश्वर बहुत इकोनॉमिकल रहे और जेनसन भी इकोनॉमिकल थे। मयंक मार्कंडे एक्सेप्शनल थे। नटराजन की पिटाई काफी ज्यादा हुई, नटराजन के साथ साथ वॉशिंगटन सुंदर की पिटाई हुई। उमरान मलिक भी पिटे, आखिरी ओवर में एक शार्दुल का विकेट ले लिया। लेकिन ये एसआरएच टीम जो है अब ये ज्यादा बेहतर नजर आ रही है और आपके पास कई ऐसे प्लेयर हैं जो फायर करेंगे तो फिर मैच बदलने का दमखम रखते हैं। इस एसआरएच को मैंने शुरुआत में बहुत हाई रेट किया था एसआरएच और राजस्थान रॉयल्स को, लेकिन फिर लगा कि शायद मैं गलत था। लेकिन आज की परफॉर्मेंस और लगातार 2 मैचों में जीत के बाद एसआरएच एक अच्छी टीम फिर से लग रही है और बहुत बड़े नाम नहीं है लेकिन नए खिलाड़ी हैं, ऊर्जावान खिलाड़ी हैं और यंग गन जो है वो बहुत ज्यादा परफॉर्मेंस देती है। और क्योंकि ये वो टीम है जिसमें जो आपका इंपैक्ट प्लेयर है वो बहुत अहम भूमिका निभाता है, क्योंकि इस टीम के पास अच्छे गेंदबाज हैं, 3 अच्छे गेंदबाज आप फास्ट बॉलिंग में खिला लेते हैं। आपके पास स्पिनर मयंक मार्कंडे क्योंकि बहुत अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत कमाल के हो जाते हैं। वॉशिंगटन सुंदर को आप बाहर से ले आते हैं, तो कुल मिलाकर ये टीम जो है बहुत अच्छी है। आपके पास गेंदबाज के ऑप्शंस बहुत ज्यादा आते हैं। क्या ये टीम माकरम कप्तानी में कुछ एक्सेप्शनल कर पाएगी? मैंने शुरुआत में भी कहा था कि यार इस आईपीएल में कोई कुछ भी कर सकता है। सिर्फ एक दिल्ली की टीम जो है मुझे 19-20 लग रही है, बाकी मुंबई भी कमबैक कर सकती है और सभी टीमें जो हैं वो एक दूसरे को हरा सकती हैं। तो ये वाला आईपीएल बेस्ट आईपीएल इस अब तक का ओवरऑल होने वाला है।